चलिए लास्ट क्लास में हम कर दे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि क्या होते हैं ये, इसमें मनी मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया था। और एक हमने पढ़ा था उसके अंदर अकाउंटिंग पीरियड वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न कहता है कि भाई हमारी जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में चलता रहेगा। जो भी आपका डाउट था कि किसी की डेथ हो गई तो क्या हो, तो बिजनेस तो चलता रहेगा। उसके रिप्लेसमेंट में कुछ और बंदे आ जाएंगे। जैसे पार्टनरशिप में आपने एग्जांपल पूछा कि भाई पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या होगा, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कंटिन्यू करेंगे। अगर रिमेनिंग पार्टनर एक ही बचता है तो जिसकी डेथ हुई है उसका रिप्रेजेंटेटिव उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बिजनेस तो अल्टीमेटली चलता रहेगा। अगर बाई चांस रिप्रेजेंटेटिव ऐड नहीं हुआ तो क्या होगा, वो डिसोल्व होकर प्रोप्राइटरशिप में चली जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस तो चल ही रहा है, उसका प्रोप्राइटरशिप में कर रहा है। सिमिलरली अगर कंपनी के केस में कुछ शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स में से एक की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेयर होल्डर बन जाएंगे। सिमिलरली डायरेक्टर है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेकंड डायरेक्टर बन जाएगा, या फिर कोई दूसरा डायरेक्टर उसमें ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली पर्सन रिप्लेस होते रहेंगे, जो नेचुरल पर्सन है उसके साथ रिप्लेस होते रहेंगे, लेकिन कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है वो लॉन्ग रन में चलता रहेगा। अल्टीमेटली जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हर किसी का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, और यही सोचना कि लॉन्ग टर्म में चलेगा। कोई ये तो सोच के नहीं करता बिजनेस कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ 6 महीने के लिए, उसके बाद में बिजनेस करूंगा ही नहीं। 99% लोग, 99.99% लोगों की इंटेंशन क्या रहती है कि बिजनेस को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करना, प्रॉफिट कमाना और आगे कंटिन्यू करना। अगर कोई एक इंडिविजुअल भी है, वो भी है, अगर कोई शॉप खोलता है तो क्या सोचता है कि भाई अगर मैंने आज शॉप खोली है, मेरे बाद मेरे बच्चे चलाएंगे उस शॉप को। जब कस्टमर आना लग जाएगा, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, एक से दो दुकान होंगी, दो से चार होंगी, तो मेरे बच्चे उसको चलाएंगे। अल्टीमेटली उसका स्टार्टिंग में पॉइंट क्या था कि बिजनेस तो लॉन्ग रन में चलता रहेगा, चाहे मैं रहूं ना रहूं, चाहे कोई और पर्सन रहे ना रहे, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसी को क्या नाम दिया गया? गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न का जो नाम दिया गया उसके अंदर अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब हम अकाउंटिंग को गोइंग कंसर्न मानते हैं तो हमें अकाउंटिंग में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरी सेल है 1 लाख रुपीज की, राइट। इसको ऑप्शन ए करूंगा, मैं दो ऑप्शन में चलता हूँ। ऑप्शन वन है मेरे पास में कि मैंने सेल करी 1 लाख रुपीज की, ठीक है। इसके लिए मेरे जो एक्सपेंस हुए, जो मैंने परचेजेस करी थी, वो करी थी मैंने मालते 70,000 की, ठीक है। और मैंने कुछ एक्सपेंस भी करे, मालते मैंने 10,000 रुपये के एक्सपेंस और कर दिए उस सेल को करने के लिए, या फिर कन्वेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और कुछ भी, मैंने 10,000 रुपये के एक्सपेंस और कर दिए, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 20,000 यही आएगा। 1 लाख की सेल करी है मैंने, 70,000 मैं परचेज करके आया था, 10,000 के एडिशनल एक्सपेंस कर दिए, 80,000 मैंने खर्च कर दी, तो अल्टीमेटली मेरे पास में बचा कितना? 20,000। तो 20,000 क्या मेरा प्रॉफिट है। अब ये एक्सपेंस जो मैंने करे, मैं मान लेता हूँ ये मैंने ना लैपटॉप परचेज किया था, ये मैंने क्या किया था? लैपटॉप परचेज किया 10,000 रुपये, तो सेकेंड हैंड मिल गया मेरे को, मैंने परचेज कर लिया अपनी बिलिंग काटने के लिए, सॉफ्टवेयर डालने के लिए, कस्टमर का डाटा इकट्ठा करने के लिए लैपटॉप मैंने परचेज किया। अब एक्चुअल में इस लैपटॉप की वैल्यू है 10,000 रुपये की, लेकिन ये मेरे को आगे 4-5 साल तक तो काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज खरीदा और आज ही ये खत्म हो जाएगा, या 31 मार्च का जब ईयर खत्म होगा तो वो खत्म हो जाएगा। मैं इसको यूज तो आगे भी करूंगा, राइट। लैपटॉप को मैं यूज आगे भी कर रहा हूँ,
मतलब कि सेकंड ईयर में जब मैं सेल कर परचेज करूंगा तब भी इस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ, इस साल में जब कर रहा हूँ तब भी इस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ। मैं ऑप्शन 2 पे आता हूँ, ऑप्शन सेकंड पे आता हूँ। सेम सिचुएशन है उसमें भी, अगले साल में, मतलब ईयर 1 की बात करूँ, ऑप्शन 1 का मतलब ईयर 1 में, और ये ईयर 2 में, मतलब जिस साल मैंने बिजनेस शुरू किया वो उस साल का है, ये उसके अगले साल का डाटा है। अगले साल में मैंने सेम 1 लाख रुपए की ही सेल करी, मतलब जितना मेरा कस्टमर बेस था, सेम कंडीशन पे हर चीज सेम थी, मैंने सेल भी 1 लाख की ही करी। तो मैंने परचेज भी कितनी करी, 70,000 रुपये की करी। सेम वेंडर से ही परचेज किया, 70,000 का परचेज किया, उससे ज्यादा मैंने काम किया ही नहीं। लेकिन इस साल में मैंने लैपटॉप परचेज तो नहीं किया, इस लैपटॉप तो मैंने पिछले कुछ साल में यूज किया था, परचेज किया था, वही है। तो क्या इस साल में मेरा 10,000 का खर्चा होगा? नहीं होगा। अब मेरा प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे? 30,000 का, राइट? ये 10,000 का खर्चा मैंने नहीं किया। ये तो एक जनरल, कि कोई एक पर्सन अगर बैठा है जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, वो ऐसे करे कि भैया पहले साल में 1 लाख की सेल करी थी, 70,000 का परचेज किया था, 10,000 का लैपटॉप खरीदा था, तो 20,000 रुपये मेरे पास में बचे थे, राइट? अगर आप एक लेमैन की बात करें, एक इंडिविजुअल बंदे की बात करें जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं, सेकंड ईयर में वो क्या करेगा? भाई सर आपने 1 लाख की सेल करी है, 70,000 का परचेज किया है, कोई लैपटॉप तो परचेज किया नहीं, कोई और खर्चा किया नहीं, तो आपका प्रॉफिट कितना है? 30,000 रुपये। बट मेरी सारी कंडीशन सेम है, मैं सेम कस्टमर से खरीद, सेम कस्टमर को बेच रहा हूँ, सेम क्वांटिटी बेच रहा हूँ, सेम वेंडर से परचेज कर रहा हूँ, सेम क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ, सब कुछ सेम है। तो भाई मेरा प्रॉफिट डिफरेंट क्यों है? लैपटॉप भी उसमें यूज कर रहा हूँ और इसमें भी यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप का यूज भी फर्स्ट ईयर में भी किया, सेकंड ईयर में भी किया। बस चेंज किया है कि पहले ईयर में मैंने खरीद के पैसे दिए थे, इस ईयर मैंने उसको खरीदा नहीं है। सिर्फ यही तो चीज है कि इस ईयर में मैंने उस लैपटॉप को खरीदा नहीं है, यही तो चेंज है, और तो कोई चेंज नहीं है। तो पहले साल में मेरा प्रॉफिट 20,000 का दिखा रहा है, लेकिन दूसरे साल में मेरा प्रॉफिट 30,000 का दिखा रहा है। तो क्या तुमको ये गलत नहीं लग रहा? जब सब कुछ कंडीशन सही है, मैं सारे वेंडर मेरे सेम है, सारे कस्टमर सेम है, लैपटॉप भी सेम यूज कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट भी तो सेम ही आना चाहिए। मानते हो बात को? जब सारी कंडीशन सेम है पहले साल में भी और दूसरे साल में भी, तो प्रॉफिट की फिगर भी तो दोनों साल में सेम होनी चाहिए। मानते हो नहीं मानते हो? मान रहे हो इस बात को, या कुछ कंफ्यूजन है? नहीं, खुद सोच के देखो। मैं दोबारा बोलता हूँ कि ईयर 1 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए का माल परचेज करके लाया, सॉरी 70,000 रुपये का माल परचेज करके लाया कुछ वेंडर से, और उसको मैंने 1 लाख रुपए में बेच दिया सेम वेंडर को, मतलब कस्टमर्स को, और 10,000 रुपये का लैपटॉप भी परचेज कर दिया। तो एक्चुअली मेरे पास में 20,000 रुपये बचे, मैं बोल रहा हूँ बचे, 20,000 रुपये बचे मेरे पास में। 1 लाख आया, 70,000 गया, और 10,000 लैपटॉप के गए, तो 20,000 रुपये मेरे पास में बचे। अगले साल भी सेम कस्टमर है जिसको मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ या अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, सेम वेंडर से मैं परचेज कर रहा हूँ 70,000 की, सेम कस्टमर को मैं 1 लाख की बेच रहा हूँ, सेम लैपटॉप को मैं यूज भी कर रहा हूँ, जो लैपटॉप मैंने पहले ईयर में खरीदा था उसी लैपटॉप को मैं इस साल में यूज भी कर रहा हूँ। तो सारी कंडीशन सेम है, अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट भी तो सेम होना चाहिए। एक होता है बचना, एक होता है प्रॉफिट। अगर मैं सेकंड ईयर में पैसे बचने की बात करूं, कैश की बात करूं, तो कैश मेरे पास से 70,000 रुपये गया, 1 लाख आया, 30,000 रुपये का कैश बच गया, राइट? 30,000 कैश मेरे पास में सेकंड ईयर में बच गया, और 20,000 कैश मेरे पास में फर्स्ट ईयर में बच गया, ठीक है। लेकिन मैं प्रॉफिट की बात करूं, जब मेरी कंडीशन सब कुछ सेम है, तो प्रॉफिट भी तो सेम होना चाहिए लॉजिकली। लॉजिक क्या है, क्या है कि भाई जब मैं लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ, उसी लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ, उसी लैपटॉप को मैंने फर्स्ट ईयर में भी यूज किया, उसी लैपटॉप को सेकंड ईयर में भी यूज किया, सेम कस्टमर से, सेम कस्टमर को मैंने फर्स्ट ईयर में बेचा, सेम कस्टमर को सेकंड ईयर में बेचा, सेम अमाउंट पे बेचा, सेम वेंडर से मैं परचेज करके लाया फर्स्ट ईयर में भी, सेम वेंडर से मैं परचेज करके आया सेकंड ईयर में भी, और सेम अमाउंट से परचेज करके लाया। तो जब सब कुछ सही सेम है, तो प्रॉफिट भी मेरा सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब मेरी सेल का अमाउंट सेम है, परचेज का अमाउंट सेम है, तो प्रॉफिट भी सेम होना चाहिए। आपको शायद समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है कुछ, मैं इसलिए 2-3 बार बोल चुका हूँ। बताओ। 10,000 तो ऑप्शन 1 में करना है, लैपटॉप खरीदना है, तो ऑप्शन 2 में लैपटॉप उस टाइम भी खरीदा है? नहीं, उस टाइम में लैपटॉप नहीं खरीदा। उस टाइम नहीं। हाँ, उस टाइम पे अपने लैपटॉप नहीं खरीदा, कि लैपटॉप तो मैं एक ही बार खरीदूंगा एक ना, ही बार। और वो 3-4-5 साल तक चल जाएगा मेरा। तो पहले ही है तो मेरे को नीड पड़ी, तो मैंने पैसे दे के खरीद लिया, अब उसका यूटिलाइजेशन तो मैं अगले 4-5 साल तक करूंगा ना। Yes.
तो इसलिए पहले साल में क्या हुआ, मेरे पास में 20,000 रुपये बचे, दूसरे साल में 30,000 रुपये बचे, क्योंकि पहले साल मैंने 10,000 रुपये लैपटॉप पे भी लगाए थे, इस साल लैपटॉप पे नहीं लगाए। तो ये तो हो गया बचना, कैश का बचना। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, कैश अलग चीज है और प्रॉफिट अलग चीज है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, तो अल्टीमेटली मेरे को प्रॉफिट तो इक्वल होना चाहिए ना, जब सब कुछ सही सेम है तो। लैपटॉप खरीदा है एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन लैपटॉप को यूज किया पहले साल में, लैपटॉप को यूज सेकंड साल में भी किया। सेकंड साल में खरीदा नहीं है लेकिन यूज तो किया ना, राइट। तो मेरा प्रॉफिट भी सेम होना चाहिए, जब सब कुछ मैं सेम चीज कर रहा हूं, आज भी सेम कर रहा हूं, अगले साल भी सेम कर रहा हूं, तो प्रॉफिट भी सेम होना चाहिए, राइट। अब होता क्या है, जब मैं एक ले पर्सन कैलकुलेशन करेगा तो ये बचे हुए को बोलेगा कि ये प्रॉफिट है तुम्हारा पहले ईयर का और दूसरे ईयर का। लेकिन जब तुम अकाउंटिंग की बात करोगे, अकाउंट एज अकाउंटेंट काम करोगे, तो तुम करोगे कि भैया ये चीज गलत है। क्योंकि अब समझो, 10,000 का मेरा खर्चा हुआ है लैपटॉप के ऊपर। अब जो मेरा 10,000 का खर्चा हुआ है वो इस साल में हुआ है, लेकिन उसको यूज में अगले 5 साल तक करूंगा, मान लेते हैं लैपटॉप की लाइफ मान लेते हैं 5 साल की है। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि लैपटॉप का एक हिस्सा मैंने आज खर्च कर लिया, एक हिस्सा मैं अगले साल खर्च करूंगा, ऐसे ऐसे करके खर्च करूंगा। मतलब कि अगर 5 साल की लाइफ है लैपटॉप की, 10,000 रुपये का लैपटॉप है मेरा, और उसकी लाइफ 5 साल है, तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो आता है मेरा 2,000 रुपये। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 2,000 रुपये का लैपटॉप मैंने इस साल यूज किया, 2,000 का अगले साल यूज करूंगा, 2,000 का अगले साल करूंगा, अगले 5 साल तक 2,000 का लैपटॉप यूज करूंगा, और 5 साल के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसकी लाइफ 5 साल तक चलेगी। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 5 साल तक की लाइफ है, कि अगर लैपटॉप की लाइफ 5 साल है, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। आज की डेट में क्या है उसकी वैल्यू, 10,000 है। तो अगर मैं इस लैपटॉप के अमाउंट को बाइफरकेट कर दूं फ्यूचर के ईयर्स में, तो एक फिगर निकल के आ रही है 2,000 रुपये की, कि मतलब 2,000 रुपये का लैपटॉप मैंने इस बार यूज कर लिया। टोटल 10,000 का खरीदा था, 2,000 का इस साल यूज कर लिया, बचा कितना, 8,000 का लैपटॉप। 2,000 का अगले साल यूज कर लूंगा, बचा कितने का, 6,000 का। ऐसे ही दो दो साल, 2,000 का हर साल यूज करूंगा, तो 5 साल के बाद में लैपटॉप की वैल्यू कितनी बचेगी, जीरो। क्योंकि उस टाइम पे उसकी वर्थ भी जीरो हो जाएगी, और उसका काम करने का पता मतलब मेरा किसी काम भी नहीं आएगा, तो वैल्यू जीरो हो गई एक तरीके से। समझ रहे हो। तो अब जब मैं अकाउंटिंग करूंगा, और ये कर क्यों रहा हूं, क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूं कि मैं अपना बिजनेस लॉन्ग रन में चलाऊंगा। मैं अपना बिजनेस लॉन्ग रन में चलाऊंगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि मेरा बिजनेस क्या है, गोइंग कंसर्न है, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मतलब इनफाइनाइट टाइम तक मेरा बिजनेस चलेगा। लेकिन लैपटॉप की लाइफ 5 साल में खत्म हो जाएगी। ऐसे ही मैंने कोई मान लेते हैं बिल्डिंग परचेज करी, तो बिल्डिंग तो उसका 20-25 साल तक चल जाए, तो मैं उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करूंगा कि बिजनेस में मेरा 100-200 साल तक चलेगा, इनफाइनाइट चलेगा। लेकिन बिल्डिंग की लाइफ क्या होगी, 20 साल बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो मैंने जो खर्चा किया 10,000 रुपये का आज लैपटॉप के ऊपर, क्या वो इसी साल का खर्चा है मेरा, वो अगले 5 साल का खर्चा है जो मैंने आज पे कर दिया। मतलब कैश में पेमेंट अलग चीज है, लेकिन खर्चे की बात करूं तो वो अलग चीज है। खर्चा तो मेरा पूरे 5 साल का है, जिसकी मैंने पेमेंट इकट्ठी कर दी। अगर यही होता कि मैं लैपटॉप खरीदता नहीं, मैं मार्केट में जाता, 2,000 रुपये का रेट देता, लैपटॉप ले आता, पहले साल यूज कर लेता, फिर अगले साल उसको दोबारा से बोलता भैया इसको रिन्यू कर दे, उसको 2,000 रुपये देता, एक साल के लिए लैपटॉप और मिल जाता मेरे को। तो क्या होता, मेरा खर्चा भी 2,000 का हो रहा होता, पेमेंट भी 2,000 की जारी होती, अगले साल भी 2,000 का खर्चा हो रहा था, 2,000 की पेमेंट जारी होती। लेकिन इस केस में क्या, मैंने पहले ही सारी पेमेंट कर दी अगले 5 साल की। तो ये खर्चा कितने साल का, मेरा 5 साल का खर्चा है ना, एक साल का खर्चा तो नहीं है। तो इस खर्चे को भी मैं कितने कितने साल में डिवाइड करूंगा, 5 साल में डिवाइड करूंगा। तो अब जब मैं कैलकुलेशन करूंगा ईयर 1 में, मैं बोलूंगा भाई मेरी सेल कितने की हुई थी, 1 लाख की हुई थी। मैंने परचेज कितने का किया था, 70,000 का किया था। और मैंने लैपटॉप का जो खर्चा है मेरा, वो कितने का है, लैपटॉप का जो एक्सपेंस है, खरीदा तो 10,000 का था, लेकिन उसका एक्सपेंस कितना मेरा इस साल का, 2,000 रुपये। क्योंकि वो 10,000 रुपये जो मैंने खर्च किया, वो अगले 5 सालों के लिए खर्च किए, 5 साल तक के लिए। तो इस साल का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कितना है मेरा उसका, लैपटॉप को यूज करने का, मतलब लैपटॉप को यूज करने की कॉस्ट कितनी पड़ रही है मेरी, 2,000 रुपये पड़ रही है। तो मैंने लैपटॉप का एक्सपेंस कितना डाला, 2,000 रुपये। तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, 28 ना, 28,000, राइट। ऐसे जब मैं ईयर 2 में आऊंगा, ईयर 2 में भी सेम कंडीशन, मैंने बोलता कि सेम कस्टमर सेम वेंडर सब कुछ सेम है,
सेम अमाउंट है, 1 लाख का मैंने सेल किया, 70,000 का ही मैंने परचेज किया। लैपटॉप का खर्चा उस साल में भी कितना मेरा, 2,000 का ही, क्योंकि अल्टीमेटली 5 साल में डिवाइड कर दिया ना हमने, तो 2 साल का लैपटॉप का खर्चा मैंने यहाँ पे भी डाल दिया। अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे भी, 28,000 का हुआ। आ गया। अब कंडीशन सेम है, अब प्रॉफिट क्या मेरा सेम आ रहा है, जो होना भी चाहिए कि जब मैं सारी कंडीशन सेम लग रही है मेरे ऊपर लैपटॉप को यूज भी मैं पूरे साल सेम कर रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट भी सेम आना चाहिए। तो अगर मैं इस तरीके से अकाउंटिंग करूंगा तो मेरा प्रॉफिट सेम आएगा, मानते हो? तो ये जो मैंने लैपटॉप को एक्सपेंस डाला, ये जो लैपटॉप को मैंने एक्सपेंस डाला, इसको मैं क्या नाम देता हूं, डेप्रिसिएशन। क्या नाम देते हैं उसको, डेप्रिसिएशन। ये लैपटॉप के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया कि 10,000 का लैपटॉप था, 10,000 में से 2,000 पे मैंने इस साल एक्सपेंस कर दिया, 8,000 का बच गया। अगले साल में 2,000 का और यूज कर लिया, एक्सपेंस में डाल दिया, 6,000 का बच गया। ऐसे ही करते करते 5 साल के बाद में वो लैपटॉप मेरा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्लियर है? और मेरा प्रॉफिट क्या होगा, सेम आएगा। अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को मान के चल रहा हूं कि मेरा बिजनेस कोई कंसर्न है, राइट? क्योंकि मैंने बिजनेस लॉन्ग टर्म में करना है, लाइफ टाइम के लिए करना है, और लैपटॉप मेरा अगले 5 साल तक यूज हो ही जाएगा। क्लियर है? तो गोइंग कैंसर का मतलब समझ आ रहा है कि कोई भी ऐसा मतलब गोइंग कैंसर का बेसिक मतलब होता है कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलता ही रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। अगर मैं ये मान लेता हूं कि मेरा प्रॉफिट, मेरा बिजनेस कुछ साल के लिए ही है, तो मेरा गोइंग कंसर्न हिट हो जाएगा। मतलब मैं गोइंग कंसर्न के हिसाब से अपनी बुक्स नहीं मेंटेन कर रहा, मैं मान के चल रहा हूं मेरा बिजनेस थोड़े टाइम के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए भी। मान लेते कोविड की सिचुएशन आ गई थी बीच में, राइट? अब मैंने एक बिजनेस शुरू किया कोविड की वैक्सीन सर्च मारने, मतलब कोविड की वैक्सीन बनाने का। ठीक है। अब वो कोविड की वैक्सीन बनाने का जो मैंने बिजनेस शुरू किया, बनाने का, मैं लगाने की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं बनाने की बात कर रहा हूँ। तो मैं रिसर्च करूंगा कोविड की वैक्सीन बनाना। अभी बिजनेस मेरा कब तक चलेगा, क्या लाइफ टाइम चलता रहेगा, क्या लाइफ टाइम में कोविड की वैक्सीन बनाऊंगा? जैसी कोविड की वैक्सीन बनी मेरा बिजनेस खत्म। उसके बाद मैं उसको बेच के आगे दूसरा बिजनेस कर सकता हूँ। भैया मेरा दूसरा बिजनेस हो जाएगा कि भैया अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शुरू कर देता हूँ। ठीक है। या मैं पहले ही सोच के चलता कि मैं पहले बनाऊंगा फिर डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा फिर ये करूंगा, कि मैं मेडिकल लाइन में चला गया, तो मेरा क्या था, गोइंग कैसा था। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं सिर्फ बनाने तक ही मेरा काम है, मेरा काम सिर्फ बनाने तक ही है, और मेरे को उसके लिए टाइम लिमिट भी पता है कि भाई मैक्सिमम मैं 1 साल तक रिसर्च करके बना दूंगा, कि 1 साल के बाद अगर नहीं बनी तो 1 साल बाद तो फिर तो कभी नहीं बनने वाली। मैं टाइम मतलब डॉक्टर से या रिसर्चर से बात करी, वो कह रहे सर 1 साल के अंदर बन जाएगी, 1 ईयर का मैक्सिमम टाइम है, इसके अंदर बन जाएगी। अगर इसके अंदर नहीं बनी तो फिर तो कभी लाइफ टाइम में बन ही नहीं सकती, और बन गई तो 6 महीने में या 1 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगी। तो अब जो अगर मैंने ये वाला बिजनेस शुरू किया कि भाई मेरा काम है वैक्सीन बनाना, और जिसके लिए मुझे पता है 1 साल के अंदर बन जाएगी, तो क्या मेरा कोई कंसर्न नहीं है? कोई कंसर्न है ये? कोई कंसर्न क्या होता है कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में लॉन्ग टर्म चलता रहेगा। लेकिन अभी क्या, मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि मैंने बिजनेस 1 साल के लिए ही करना है, राइट? जब मैंने बिजनेस 1 साल के लिए करना है, तो कोई कंसर्न तो रहा ही नहीं, ये तो कोई कंसर्न से बाहर आ गया। अब जब ऐसी कंडीशन आती है, वैसे ऐसी नहीं आएगी, क्योंकि अधिकतर लोग बिजनेस करने के बारे में बनाएंगे तो बेचेंगे भी सही, बेचेंगे तो उसके अंदर और एडवांसमेंट लगा के करेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन अगर हम एज्यूम करते हैं ऐसे सिचुएशन में कि भाई मेरा बिजनेस 1 साल तक के लिए ही है, और उसमें मान लेते हैं मैंने वैक्सीन बना के 1 लाख रुपए की वैक्सीन सेल कर दी, 1 लाख रुपए की वैक्सीन मैंने पूरे साल में सेल कर दी, राइट? और मैंने परचेज किया था, मतलब परचेज का मतलब जो मैंने एक्सपेंस किए थे रिसर्च वगैरह के ऊपर, प्रोडक्ट मतलब कुछ दवाइयों के कंपोनेंट लेके आया, आइटम परचेज करी, सैलरी दी रिसर्चर को, सारे खर्चे मिला के मैंने टोटल 70,000 का खर्चा करा। ठीक है। इसके लिए भी मैं एक लैपटॉप लेके आया था 10,000 रुपये का ही, कि भैया लैपटॉप में वो अपना काम करते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, नेट पर सर्च मारते रहेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे, राइट? इसके लिए भी मैं 10,000 रुपये का लैपटॉप लेके आया, राइट? अब ये 10,000 का जो लैपटॉप है, क्या मैं इसको अगले साल में यूज कर सकता हूँ, जब अगले साल मेरा बिजनेस ही नहीं तो यूज कर करूंगा? समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि पहले वाले केस में क्या था, मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म चल रहा था, लाइफ टाइम चल रहा था, तो 10,000 का लैपटॉप मैं अगले साल भी यूज करता सेम बिजनेस के लिए। लेकिन अभी क्या है, जो मैं 10,000 का लैपटॉप लेके आया हूं,
वो सिर्फ 1 साल के लिए ही लेके आया हूँ, 1 साल ही यूज करूंगा, उसके बाद मेरे लिए वो किसी काम का नहीं है, उसके बाद तो वो कबाड़ में जाने वाला है, राइट। अब कबाड़े में हो सकता है उसकी वैल्यू 5-6 हज़ार रुपये मिल जाए, बात अलग है, लेकिन मेरे यूज के लिए तो 10 हज़ार रुपये का ही है। तो 10 हज़ार रुपये मैं किस साल में डालूंगा, इसी साल एक्सपेंस में डालूंगा। समझ रहे हो मेरी बात। 10 हज़ार रुपये का एक्सपेंस मैं कब बुक करूंगा लैपटॉप का, इसी साल करूंगा, क्योंकि वो लैपटॉप मेरा आगे अगले साल में यूज ही नहीं होना, मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लैपटॉप रेलिवेंट ही नहीं है। तो 10 हज़ार का खर्चा मेरा क्या होगा, पूरा का पूरा इसी साल में डल जाएगा, वो बाइफरकेट नहीं होगा, क्योंकि मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म या गोइंग कंसर्न नहीं है, मेरा बिजनेस 1 साल के लिए है, तो मेरा खर्चा भी क्या है, एक ही साल का है। तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा इसमें, 30 हज़ार का प्रॉफिट आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो लैपटॉप है, पहले वाले केस में मैंने उसको बाइफरकेट किया था क्योंकि मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म चल रहा था, अगले साल में मैंने उसको यूज करना था। दूसरे वाले केस में मेरा लैपटॉप इसी साल यूज होगा, उसके बाद मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो मैंने जो खर्चा किया 10 हज़ार रुपये का, वो किस लिए किया, इसी बिजनेस, मतलब 1 साल के इनकम कमाने के लिए या 1 साल के एक्सपेंस के लिए ही वो 10 हज़ार का खर्चा हुआ है। चाहे एक्चुअल में उसकी लाइफ 5 साल है, लेकिन मेरे यूज की नहीं है, तो मैं सारा खर्चा किस पर डालूंगा, इसी साल में डालूंगा। समझ गए गोइंग कंसर्न का मतलब, कि गोइंग कंसर्न का मतलब है कि आप ये सोच के कोई भी ट्रांजेक्शन है, तो आप ये सोचोगे कि मेरा बिजनेस तो लॉन्ग टर्म चलेगा, मेरा बिजनेस लाइफ टाइम चलेगा, गोइंग कंसर्न है लाइफ टाइम चलेगा। तो उससे रिलेटेड मेरे पास में कोई भी एक्सपेंस आ रहा है, क्या वो उस साल का एक्सपेंस है या फ्यूचर का कोई एक्सपेंस है। अगर वो फ्यूचर का कोई एक्सपेंस मैंने आज ही पे कर दिया, तो मैं उसको बाइफरकेट करूंगा अगले सालों में, जितना प्रपोर्शन में उसको यूज करूंगा। अगर मेरा कोई इंटेंशन है ही नहीं, तो मैं सारा एक्सपेंस इसी साल में डाल दूंगा। ये वाली जो कंडीशन मैंने बताई है, ये 0.01% चांस है किसी एक कंपनी में अगर होगी तो, राइट, क्योंकि हर कोई बिजनेस को गोइंग कंसर्न में मैंने सिर्फ इसलिए बताई है, कॉन्सेप्चुअली तुमको क्लियर होना चाहिए कि गोइंग कंसर्न क्या है, और गोइंग कंसर्न की वजह से फर्क क्या पड़ता है, और गोइंग कंसर्न ना होने की वजह से फर्क क्या पड़ता है। क्लियर है। गोइंग कंसर्न मतलब मेरा बिजनेस लॉन्ग रन में चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। उसके रिलेटेड अगर मैंने कोई एक्सपेंस शुरू कर रहे हैं, तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि क्या वो एक्सपेंस इस साल के हैं या फ्यूचर ईयर के एक्सपेंस मैंने आज दे दी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कराया। इंश्योरेंस कंपनी आई मेरे पास में कि भाई इंश्योरेंस करवा लो अपने एम्प्लॉयज का, मैंने कहा ठीक है। उससे बोला 1 साल का आपको 50 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, 50 हज़ार रुपये में मेरे सारे एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस हो जाएगा। फिर सर आप एक काम करो ना, 2 साल का एक ही साथ ले लो मेरे से इंश्योरेंस, तो आपका 2 साल का कितना, 1 लाख बनता है, आपको मैं डिस्काउंट करूंगा, आपको 80 हज़ार रुपये दूंगी, मतलब कि मेरे को 20 हज़ार का फायदा हो गया। तो मैंने उसको दिए 80 हज़ार रुपये, किस चीज के लिए, 2 साल के इंश्योरेंस के लिए। अब 2 साल के इंश्योरेंस के लिए मैंने 80 हज़ार रुपये दिए। जो मेरे इंप्लॉइज काम कर रहे हैं इस साल, जो काम कर रहे हैं जिसका मैंने इंश्योरेंस कवर लिया, उसके लिए मेरा खर्चा कितना हुआ, 1 साल का ही हुआ। 1 साल का तो अगले साल का खर्चा है, तो इस साल के एक्सपेंस में मैं कितना डालूंगा, 40,000 डालूंगा। 40,000 तो मेरे अगले साल का एक्सपेंस है ना, तो उसको मैं क्या करूंगा, 40,000 इस साल डालूंगा, 40,000 अगले साल में डालूंगा, ना कि 80 हज़ार रुपये इसी साल में डालूंगा। इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, कि पहले ही मैंने पेमेंट कर दी 2 सालों की, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंस क्या है, जो इस साल इंप्लॉइज काम कर रहे हैं उनका जो 40 हज़ार रुपये का पोर्शन है वो इस साल का इंश्योरेंस है। अगला 40 हज़ार का इंश्योरेंस मैंने एडवांस में दे रखा है उसको, अपने प्रॉफिट को, अपने आप को बचाने के लिए, कि भैया मेरे को 20 हज़ार का बेनिफिट मिल रहा है, तो मैंने एडवांस में पे कर दिया। तो अगले 40 हज़ार है वो अगले साल के खर्चे में जाएगा, ना कि इस साल के खर्चे में। क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं कि गोइंग कंसर्न क्या है, मेरा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके हिसाब से मेरे को देखना है कि मेरे बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस है, वो आज के एक्सपेंस है या फ्यूचर के भी एक्सपेंस है। अगर फ्यूचर के एक्सपेंस है, तो मेरे को अपने पोर्शन का एक्सपेंस अपने पास में बुक करना है, बाकी मेरे को फ्यूचर में बुक करना होगा। क्लियर है। चलिए, जबलिन क्लियर है। यस सर। चलिए, तो ये बस लिख रखा है इंग्लिश में, इसमें वही सेम एग्जांपल दे रखा है 50 हज़ार रुपये का एसेट्स वाला, कि कैसे डेफिनेशन लगाया गया है, और इसी के अंदर हमारा डेफिनेशन का बेस भी क्लियर हो जाएगा, हो गया है कि डेफिनेशन एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है। डेफिनेशन एक्चुअल में क्या होता है, एक एसेट्स का एक टुकड़े टुकड़ा एक्सपेंस जो इस साल से रिलेट करता है। अल्टीमेटली मैं शॉर्ट फॉर्म में और सिंपल भाषा में बोलूं, कि टोटल एसेट्स की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, उसमें से जो इस जितना पोर्शन तुमने इस साल में यूज किया, वो वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है। चलिए, अगला है मेरा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमने कर ही लिया था। इंडिया में जो अकाउंटिंग पीरियड चलता है वो क्या चलता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को।
1 अप्रैल, जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर हमारा कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2027 को। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 2026-27 फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल 26 से शुरू होगा, 31 मार्च 2027 को खत्म होगा, जिसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं 2026-27। ये 26-27 फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल 26 से शुरू हुआ है, 31 मार्च को खत्म होगा। कैलेंडर ईयर क्या होता है हमारा? 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को खत्म होता है। हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं होती, वो कैसे होती है? फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, जो होता है अप्रैल टू मार्च। क्लियर है? चलिए, अगला मेरा कोर्स कॉन्सेप्ट, इसको मैं थोड़ा सा टाइम पे करता हूँ। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कि जब भी मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मुझे ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये मुझे पता होना चाहिए। और इसी के ऊपर सारी आपकी अकाउंटिंग टिकी हुई है। जितनी भी आपकी अकाउंटिंग हो, सारी की सारी इसी कॉन्सेप्ट पे टिकी हुई है। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। मैं पहले इजी वाले कराता हूँ, ताकि वो आपको जनरल वाले जो होते हैं, जनरल नॉलेज वाले, वो पता चलता है। ये जो स्पेसिफिक वाला है, वो मैं आपको जब कराऊंगा तो डिटेल में आपको अंदर घुसना पड़ेगा। ठीक है? तो थोड़ा लंबा जाएगा। चलिए, अगला है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जो भी रेवेन्यू जिस साल का है, जिस साल आपने अर्न किया, उसी साल में आप उसका रेवेन्यू बुक करोगे। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लेते हैं आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी रेंट पे देना। आपके पास में कई सारी प्रॉपर्टीज है, आप उसको रेंट पे देते रहते हैं, राइट? अब आपके पास में रेंट आना शुरू होगा, अप्रैल का रेंट आएगा। नॉर्मली तो रेंट एडवांस में ले लेते हैं, कि अप्रैल का रेंट है, 1 अप्रैल को 31 मार्च को पे कर रहा हूँ। तो दोनों कंडीशन देखेंगे हम लोग। अप्रैल का मैं रेंट मान लेते हैं आपके पास में आया 3 मई, अभी क्या है, 26 चल रहा है, हाँ 26। जो अप्रैल 26 का रेंट है, वो आप एडवांस में नहीं दे रहे, आप कस्टमर से 1 महीने बाद दे रहे हो। आपकी टर्म्स ऐसे डिसाइड हो गए, वही 1 महीने यूज कर ले, उसके बाद दे दिए। ठीक है? म्यूचुअली एग्रीड चीजें कैसे भी हो सकती है। तो अप्रैल का रेंट आपके पास में 3 मई 26 को आया। ऐसे मई के मंथ का रेंट आपको उसने जून में दिया। ऐसे एक एक महीने वो शिफ्ट करता रहा। अब जो मार्च 27 का रेंट था, मार्च 27 का जो रेंट था, वो उसने दिया आपको 5 अप्रैल 27 को, मतलब कि नेक्स्ट मंथ में। अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू बताना चाहूँ, 1/4/26 से मेरा ईयर शुरू हुआ है, 31 मार्च 27 को ये ईयर खत्म होगा। इसको मैंने क्या नाम दिया? फाइनेंशियल ईयर 26-27, राइट? ये अप्रैल मंथ हो गया, ये मई हो गया, ऐसे यहाँ पे मेरा मार्च मंथ आ गया। ये मेरा मार्च मंथ है, जो 1 मार्च से शुरू हुआ था और 31 मार्च को खत्म हो गया, राइट? अब इस महीने का रेंट जो है आपको मिला कब? नेक्स्ट ईयर में। यहाँ से मेरा नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल 27 से मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। आपको ये वाले जो मंथ का रेंट है, ये मिला कब है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिला है। ये वाले मंथ का रेंट जो है, मार्च मंथ का, कब मिला है? अगले साल में मिला है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको रेवेन्यू अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना है, कि जो रेवेन्यू आप कमा रहे हो, जो इनकम आप अर्न कर रहे हो, वो कब अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। तो वो कहता है कि जब आपने उसको अर्न किया, आप उस टाइम पे उसको रिकॉर्ड करोगे, ना कि जब आपने उसको रिसीव किया। 1 मार्च से 31 मार्च तक उसने आपकी प्रॉपर्टी यूज कर ली, राइट? आपके पास में लीगल राइट आ गया उससे रेंट लेने का। क्योंकि अगर वो रेंट नहीं देगा तो आप कोर्ट में भी जा सकते हो, उसके घर पे भी जा सकते हो, कैसे भी करके उससे रेंट रिकवरी कर सकते हो, क्योंकि उसने आपकी प्रॉपर्टी यूज कर ली है, राइट? तो मार्च के मंथ का जो रेंट है, दिया तो उसने अप्रैल में, लेकिन मैं अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करूंगा उसको? मार्च में। समझ रहे हो? कब करूंगा? मार्च में, क्योंकि मैंने उसको कमा लिया है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का अगर मैं हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, कि जैसे ही मैंने कोई चीज कमा ली, मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। जैसे ही कोई चीज मैंने कमा ली, मतलब मेरे पास में लीगल राइट आ गया सामने वाले से रिकवरी करने का। क्योंकि 1 महीने उसने प्रॉपर्टी यूज कर ली है, रेंट पे नहीं किया है, लेकिन मेरी तो इनकम हो गई ना।
तो मैं अपनी बुक्स में इनकम रिकॉर्ड कब करूंगा? 31 मार्च 27 तक, कि फाइनेंशियल 26 27 में मैं मार्च का रेंट बुक करूंगा। क्लियर है? चाहे मेरे को मिला वो अप्रैल में है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसका उल्टा। वो मेरे को एडवांस में रेंट पे करता है, मतलब कि मेरे को उसने मार्च 26 में, अप्रैल 26 का रेंट उसने मेरे को मार्च 26 में पे कर दिया था एडवांस में। मतलब वो मेरे पास में 27 मार्च को मान लेते आया कि सर ये लो आपका अप्रैल मंथ का रेंट अभी से ले लो। राइट? ऐसी मई मंथ का रेंट वो मेरे पास में 27 अप्रैल 26 को आया था, और कह रहा कि सर ये लो अगले महीने आपकी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये रेंट ले लो, एडवांस रेंट। मतलब पहले वाले मैंने बोलता कि अगले मंथ में दे रहा है, एक महीने बाद दे रहा है प्रॉपर्टी यूज करने के बाद। इसमें वो पहले ही दे रहा है। एग्रीमेंट हुआ कि भैया महीना शुरू होने से पहले मेरे पास में पैसा आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं डंडा मार के खाली करा दूंगा। तो भाई वो आराम से शराफत से आता है 27 28 तारीख को, 29 तारीख को, ये खत्म होने के, मंथ खत्म होने से पहले के पहले, और अगले महीने का रेंट देके चला जाता है। ठीक है? अब इसमें मेरा ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2026 से, जो मेरा 31 मार्च 27 को यहाँ पे खत्म हो। राइट? अब मेरा जो ये वाले मंथ का रेंट था, अप्रैल मंथ का, अप्रैल का जो 30 अप्रैल 26 को महीना खत्म हुआ, ये वाला रेंट उसने मेरे को इससे पहले वाले पीरियड में, मतलब कि यहाँ पे था मेरा मार्च, ये ग्राफ समझ आ रहा है ना तुमको, ईयर वाइज, ये ताकि गैप निकल जाए। अब ये वाले जो ईयर का मंथ का रेंट था उसने यहीं पे पे कर दिया मेरे को एडवांस में, है ना? मुझको उसने एडवांस में रेंट पे कर दिया मार्च 26 में ही, जबकि वो रेंट है कौन से ईयर का? अप्रैल का। ये वाला ईयर मेरा कौन सा चल रहा है? जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है मेरा, वो चल रहा है 2026 27। और जो ये वाला ईयर मेरा चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? 2025 26 चल रहा था। उस फाइनेंशियल 25 26 में मेरे को 26 27 का रेंट दे दिया। तो अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हिसाब से मेरे को ये वाला इनकम जो है अप्रैल मंथ की, कौन से महीने में बुक करनी चाहिए, कौन से ईयर में बुक करनी चाहिए, इस वाले ईयर में या इस वाले ईयर में? रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है कि जब आपने उसको कमाया। मतलब क्या आप कह रहे हैं यहाँ पे? चलिए मैं, आपका क्या है? मतलब फाइनेंशियल के हिसाब से बात करेंगे कि मेरे को इनकम कब बुक करनी है। अभी तक मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करी है। वो मैंने करी थी जो मेरा रेंट अगले महीने में आता, मतलब एडवांस नहीं आता, एक महीने बाद बाद आ रहा था, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारा बता दिया। राइट? वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब मैंने उसका उल्टा कर दिया सिर्फ, कि मेरे को एडवांस में, मतलब मेरे को ये, मतलब मार्च खत्म, मतलब कि मंथ खत्म होने के बाद नहीं मिल रहा, मंथ स्टार्ट होने से पहले मिल रहा है। ठीक है? तो आपके हिसाब से कौन से फाइनेंशियल ईयर में ये वाली इनकम जानी चाहिए जो मेरे को अप्रैल का रेंट मार्च में मिला? अप्रैल 2026 के मंथ का जो रेंट है, जो जिस पीरियड में उसने मेरी प्रॉपर्टी यूज करी है, उस मंथ का रेंट उसने मेरे को मार्च 2026 में पे कर दिया था। तो कौन से फाइनेंशियल ईयर में मेरे को इसकी इनकम बुक करनी चाहिए? कुछ जो भी आपको लगता है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट खोल दूंगा उसके बाद में, जैसे मेरे को लगेगा कि आपके ये, आपने ये चीज बोली, मैं समझ जाऊंगा कि आपका डाउट कहाँ पे आ रहा है, मैं उसके अंदर घुस के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। चलो आप बताओ। मतलब फाइनेंशियल 25 26 में होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 25 26 में इनकम बुक होनी चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, मेरे को देखो प्रीपेड इनकम नहीं, मैं इनकम की बात कर रहा हूँ। प्रीपेड इनकम होता है बैलेंस शीट का आइटम। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, कि प्रॉफिट एंड लॉस में जब मैं इनकम बुक करूंगा, अपना रेवेन्यू बुक करूंगा, तो 25 26 वाले फाइनेंशियल ईयर वाले पीरियड में डालूंगा या 26 27 वाले में डालूंगा? कौन से वाले में? 26 27 में। चलो, जबरीन आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? आप बताओ। 25 26 में।
सर 25-26 में। 25-26 में, चलिए +1। तो मतलब 4 में से 3% बोल रहे हैं 25-26, 1% बोल रहा है 26-27। 35 क्या? सर सर तुम्हारे पास है? यार सर हो गया सर। ग्रुप कौन सा बनेगा? व्हाट्सएप का ग्रुप बना है? तुमने ही उसको क्या? नहीं डाला। मिडल वाला, मिडल वाला। चलिए, तो 4 में से 3% बोल रहे हैं 25-26 में जाना चाहिए, 1% बोल रहा है 26-27 में जाना चाहिए, तो हमको मेजोरिटी की तरफ चले जाना चाहिए, एक्चुअल की तरफ जाना चाहिए? हाँ, जो रियल में है। चलिए चलिए, मतलब मैं समझ गया। चलो मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताओ। देखो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है कि जब आपने इनकम कमाई, उस ईयर में आप उसको अपने P&L में बुक करोगे। सिंपल है, जब आपने उसको कमा लिया। 31 मार्च मतलब 26-27 मार्च को आपको रेंट दे के चला गया कि भैया ये अप्रैल मंथ का रेंट है, राइट? 1 अप्रैल को वो आपके पास में आता है कि भैया मेरा रेंट वापस दे दे, मैंने तेरी प्रॉपर्टी नहीं ली। 1 अप्रैल को आपके पास में वापस आ गया। एज्यूम करो सिचुएशन, 1 अप्रैल को आपके पास में आया, बोलता है भैया मेरा रेंट वापस दे दे, मेरे को तेरी प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करनी, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, इसमें ये है, इसमें वो है। क्या आप उसको पैसे वापस करोगे? उसे 10 कमियां बता दी उस प्रॉपर्टी के अंदर, भैया ये चीज वो चीज अटरम शटरम, जो चीज मैंने मांगी थी उससे आपसे है नहीं, मेरे पैसे वापस करो, तो करोगे? करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे ना। एडवांस दिया ना उसने, भैया उसने एडवांस दिया प्रॉपर्टी के लिए। अब जब वो प्रॉपर्टी में आने लगा तो उसको देखा कि भैया प्रॉपर्टी में, तुमने बोला एसी होगा, यहाँ पे तुमने पंखा भी लगा रखा। तुमने बोला कि भाई व्हाइट वॉश करके दे दूंगा, ये सारी दीवारें खुद ही पड़ी हैं। तो भाई वो कहेगा मेरे को प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करी, मेरे पास तो कस्टमर नहीं आएगा, इसको रिनोवेट कराने के लिए मेरे को 2 महीने लग जाएंगे, मेरे तो बेकार के पैसे जाएंगे ना। तो क्या आप उस पैसे के ऊपर आपका लीगल राइट है? जो आपको 31 मार्च को या 26 मार्च को उसने रेंट पे किया अप्रैल का, क्या आप लीगली उससे रिकवर कर सकते थे? लीगली नहीं कर सकते थे ना। वो तो सिर्फ उसने एडवांस में दिया था कि भैया मैं यूज करूंगा, लेकिन जब उसने यूज नहीं करी तो वापस भी लेगा। तो इसका मतलब क्या, क्या आपने वो पैसा कमा लिया था? आपकी कमाई क्या है जिसके ऊपर आपका लीगल राइट है? क्या आपने वो पैसा कमाया था उस टाइम पे? मार्च में वो पैसा कमा लिया था? नहीं कमाया था। अगर वो 30 अप्रैल तक प्रॉपर्टी यूज कर लेता है, या 26 मार्च को आपको रेंट दे गया 1 अप्रैल मतलब मार्च में अप्रैल महीने का, और 30 अप्रैल तक प्रॉपर्टी यूज कर लेता है, फिर वो आता है भैया इस प्रॉपर्टी में एक खराब था, आपने एसी नहीं लगवाया था, आपने ये नहीं कहा था, मेरे रेंट वापस दे दो, क्या आप उसको दोगे? भाई तूने प्रॉपर्टी यूज कर ली, उससे पहले नहीं बोला, तो अब तो मेरा राइट है इस पैसे को लेने का, तब आप उसको वापस करोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि 30 तारीख का आप उस पैसे को कमा चुके हो, राइट? अगर वो 15 तारीख को आया था, 15 अप्रैल को, ये मान के चलते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ मेंशन नहीं था, कि नॉर्मली क्या होता है ना, रेंट एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन हो जाता है कि इतने दिन पहले आपको बताना पड़ेगा या कुछ बताना पड़ेगा। मान लेते कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, एज्यूम करते हैं, तो 15 को आपके पास में आ गया, भैया मेरे को आपकी प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही, इसमें इतना काम है, ये काम है, मेरे पूरे पैसे वापस दे दो। तो क्या आप पूरे पैसे वापस दोगे? आप अगर ठीक है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 15 दिन का मेरा बनता है, 15 दिन तूने यूज कर ली, 15 दिन का तो वापस ले जा, हिसाब बराबर कर लेते। क्यों? क्योंकि 15 तारीख को जब वो आया, 15 तारीख तक उसने प्रॉपर्टी यूज कर ली, 15 तारीख तक रेंट आपने कमा लिया, किसके ऊपर आपका लीगल राइट है। समझ गए? लीगल राइट कब आया? जब मैंने उसको प्रॉपर्टी सौंप दी और उसने यूज कर ली। अगर उसने यूज नहीं करी होती तो मेरा लीगल राइट नहीं होता। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन यही बोलता है कि जब आपने उस अमाउंट को कमा लिया, तब आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे, अगर नहीं कमाया तो अपने P&L में उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। जो आप प्रीपेड रेंट की बात कर रहे हो, वो हो जाता है हमारी एसेट्स के अंदर, कि भैया मेरे को पैसा रिसीव हो गया, सॉरी एसेट कह रहा हूँ, लाइबिलिटी साइड में जाएगा कि भैया मेरे को पैसा रिसीव हो गया, अगर उसने मेरे को मांगा तो मेरे को वापस करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको लाइबिलिटी साइड में दिखाता हूँ कि अगर बाई चांस उसने डिस्प्यूट हुआ या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया किसी भी रीजन से, तो मेरे को उसको वापस करना पड़ सकता है, इसलिए मैं उसको लाइबिलिटी साइड में दिखा देता हूँ। लेकिन इनकम मैं कब बुक करूंगा? जिस टाइम पे मैंने उसको एक्चुअल में कमाया।
आप सोच के बताओ मेरे को दोबारा से कि जो मैंने मार्च 26 में रेंट लिया था एडवांस में, वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से ईयर में जाना चाहिए? 26 27 में आपके हिसाब से? जैसे कि मार्च बोलो बोलो, खुल के बोलो। अप्रैल में जाना चाहिए। हाँ, जब पहले लिए तो हम पीएनएल को दिखाएंगे पीएनएल में नहीं, पीएनएल में नहीं, बैलेंस शीट में। हाँ बैलेंस शीट में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगले जब अगले दिखाएंगे तब हम अब पीएनएल दिखाएंगे, हाँ। तो मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस जब कैलकुलेट करूंगा कि भाई मेरा इस साल का इनकम कितना है, देखो अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, मेरे को कैलकुलेशन करनी है इस साल के प्रॉफिट की कि इस साल मैंने कितना कमाया। तो कमाया कौन सा था? अप्रैल मंथ का रेंट कमाया ना इस बार, जब उसने यूज कर ली प्रॉपर्टी। तो मैं कौन से ईयर में डालूंगा उसको? अप्रैल वाले में। अप्रैल वाले में क्यों डालूंगा? क्योंकि मैंने अप्रैल मंथ में उसके ऊपर मेरा लीगल राइट आ गया। 31 मार्च को मेरे पास में उसका लीगल राइट नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना था, मेरे को ऑफिस देना पड़ सकता था। 15 अप्रैल तक मेरे पास 15 दिन का लीगल राइट आ गया था। 30 अप्रैल तक मेरे पूरा 30 दिन का लीगल राइट आ गया। तो अल्टीमेटली लीगल राइट आना तो कब शुरू हुआ? 26 27 में ना। अगर मैं 1 अप्रैल को 1 अप्रैल की बात करूं तो 1 अप्रैल को मेरे पास में 1 दिन का लीगल राइट आ गया, 2 अप्रैल को 2 दिन का आ गया। लेकिन कौन सा ईयर में आया? 26 27 में आया ना। 25 26 31 मार्च 26 तक तो मेरे पास में कोई लीगल राइट ही नहीं था। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता तो मेरे को वापस देना पड़ता, कोई भी डिस्प्यूट होता तो मेरे को वापस देना पड़ता, मेरी इनकम होती ही नहीं। क्लियर है? तो ये रेंट कब जाना चाहिए अब हमारा? 25 26 या 26 27? जब रेंट, अब बताओ कब जाना चाहिए? 26 27 में सर, क्लियर हो थर्टी रहा है अप्रैल वो? में जाएगा, हाँ जी। ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है कि जिस साल में आपने इनकम कमाई है, अर्न करी है, उस साल में अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे। उससे पहले वो बैलेंस शीट आइटम में पड़े रहेंगे अगर एडवांस आया या कुछ भी है। ठीक है? क्लियर है? सिमिलरली जो मैंने बताया था कि अगर रेंट मेरे को 1 महीने बाद मिल रहा है, मार्च का रेंट जैसे अप्रैल में मिल रहा था सबसे पहले वाले एग्जांपल में, तो उसमें क्या था, मैंने मार्च में उसको प्रॉपर्टी दे दी, मैंने कमा लिया, मेरे पास में लीगल राइट आ गया। चाहे उसने मेरे को पे नहीं किया, लेकिन लीगल राइट तो मेरे पास में 31 मार्च 27 को है ना। तो मैं कौन से ईयर में बुक कर रहा हूँ उसको? 26 27 वाले ईयर पे कर रहा हूँ। क्लियर है आप दोनों? कि प्रीपेड था तो मैंने इस साल में किया, एडवांस था तो मैंने, ओ सॉरी, अगर मेरा अक्रूवल बेस पे उसने नेक्स्ट ईयर में पे किया, मैंने उसको इसी साल में अपनी इनकम में बुक करना है। इनकम तभी मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास में अप्रैल से लेके मार्च तक 12 महीने की इनकम इस साल में दिखेगी। समझ गए? अप्रैल में क्यों दिखेगी अप्रैल की इनकम? क्योंकि वो पिछले साल आ गया था, लेकिन मैंने कमाया इस साल में। मार्च की इनकम इस साल में क्यों दिखेगी? क्योंकि मैंने इसी साल उसको प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी और उसको कमा लिया, तो उसे पेमेंट बाद में दे दी। तो अल्टीमेटली मेरे पास में 12 महीने की इनकम पूरी पूरी दिखेगी। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर वही एग्जांपल दिया, रेंट का रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 17 इवन इफ रिसीव्ड इन अप्रैल 17। जो मैंने पहले वाला एग्जांपल दिया था कि मार्च 2017 का रेंट है, अगर वो अप्रैल 17 में मिला तो भी मैं उसको 31 मार्च 17 वाले फाइनेंशियल ईयर में दिखाऊंगा। सिमिलरली अप्रैल 2017 का रेंट अगर मेरे को मार्च 2017 में मिला था, पिछले साल में मिला था, तो मैं उसको फाइनेंशियल 18 में दिखाऊंगा। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये तो हो गया सिंपल रूल कि जब आपने कमाया। एक ये हो गया सर्विस, बेसिक रेंट एक सर्विस है। अगर मैं गुड्स की बात करूं, मानते हैं सेल परचेज की बात करते हैं, मैं आपको लैपटॉप सेल कर रहा हूँ, मोबाइल सेल करता हूँ, तो मैं इनकम का बुक करूंगा जैसे ही मैंने उसकी डिलीवरी आपको दे दी, मतलब पोजीशन आपको दे दिया, तो मैं अपनी इनकम उसकी बुक कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास में आए, मेरी मोबाइल की शॉप है, आप आए भैया आईफोन 19 चाहिए। अभी 19 आ गया नहीं है? कहाँ तक आया? 70 तक आया। ठीक है, हाँ आपने बोला आईफोन 17 तक आ गया ना, आप बोला आईफोन 18 चाहिए। मैं कहा भाई अभी तक तो आया भी नहीं, मैं कहाँ से दे दूंगा? आपने कहा ठीक है आईफोन 17 दे दो। आपने पैसे दिए, मैंने आईफोन 17 आपको दे दिया। जैसे ही मैंने दिया आपके हाथ में आ गया, अब सारी गारंटी वारंटी आपकी। दुकान पर भी जाता है, आपको पता है, वो सीधा बोलते हैं सर ओपन करने के बाद में आपका है, उसका कुछ होगा तो कस्टमर केयर से बात करना। मैं सामने बस ओपन करके दिखा सकता हूँ, यही कहते हैं ना कि ओपन करके दिखाया, सब कुछ सही है, अब ये आपका है। आप कुछ होता है तो कस्टमर केयर से बात करना, मेरे से बात मत करना, यही बोलते हैं। तो जैसे ही मैंने मोबाइल आपको हैंड ओवर किया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, आपके पास आ गई। अब मैंने एक एसेट आपको दे दिया, आप मेरे को पेमेंट करोगे, राइट? तो मैंने इनकम बुक कर ली, जैसे ही मैंने आपको दिया मैंने अपनी इनकम बुक कर ली। अब क्योंकि आप मेरे दोस्त थे, मैं आपको आए 26 मार्च को मैंने आपको मोबाइल दे दिया, मैंने बोला लाओ 1,17,000 रुपये दे दो। आपने बोला भाई सैलरी अभी नहीं आई, 10 अप्रैल को सैलरी आएगी।
मैं कहा यार अब तो मोबाइल खुलवा लिया तुमने। मैं कहा चल ठीक है, तू मेरा दोस्त है, ले जा। 10 अप्रैल को पैसे दे दिए, मतलब कि नेक्स्ट ईयर में मेरे को पैसे दे दिए, 31 मार्च 27 को मत दे। तो जैसे ही मैंने आपको दिया, मैंने इनकम को बुक करनी है, जैसे ही मैंने उसको कमा लिया, याद रखना, जैसे ही मैंने उसको कमा लिया, तो जैसे ही मैंने हैंड ओवर आपको दिया तो मैंने इनकम तो कमा ली ना। तो तुमने पेमेंट नहीं करी मेरे को, लेकिन मैंने राइट तो कमा लिया ना कि भाई आप मेरे को पे तो करोगे ना। समझ गए? तो मैं इनकम कब बुक करूंगा? मार्च 2026 में ही करूंगा, या मार्च 2027, ये जो भी ईयर क्लोज है। तो जिस साल जैसे ही मैंने आपको दिया, मैं उसी टाइम में अपनी इनकम बुक कर लूंगा। उस टाइम पे जैसे ही मैंने आपको दिया, तो मैंने एक राइट कमा लिया कि भाई अब मेरे पास में राइट है आपसे 1,17,000 रुपये लेने का। क्लियर है ना? चाहे आप मेरे को दोगे क्या अगले साल में, 26 27 28 में दोगे, लेकिन मैं इनकम को बुक करूंगा अपनी 26 27 में। क्लियर हो रहा है? कि जैसे ही मैंने आपको दिया, मैंने आपसे राइट ले लिया कि भैया आप मेरे को 1,17,000 रुपये दोगे। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 दिन आप 2 दिन बाद आप फिर से आया कि भैया ये लो 1,17,000 रुपये, पूरे हिसाब क्लियर कर लिया आपने, बात खत्म हो गई। भाई पहले फोन दे दिया मैंने, राइट कमा लिया था, फिर आपने मेरे को पैसे दिए, मैंने राइट छोड़ दिया, एक तरीके से राइट ही तो था। अब जैसे ही मेरे को 1,17,000 रुपये आप दे दोगे, तो क्या मेरे पास में दोबारा राइट है आपसे पैसे लेने का? नहीं, मेरा राइट खत्म हो गया कि मेरे पास में पैसे आ गए। राइट? ठीक है। आपने बोला सर भैया मेरे को ना iPhone 18 भी चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। मैं कहा भाई देख, अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं तेरे को इन्फॉर्म कर दूंगा। कह रहा भैया आप इन्फॉर्म तो करते नहीं हो, आप एक काम करो, मेरे से एडवांस पकड़ लो 1 लाख रुपए अभी, कि मेरे को जिस दिन आएगा उसी दिन की ओपनिंग के टाइम पे मेरे को आईफोन चाहिए। मैं कहा ठीक है भाई, एडवांस दे जा, जैसे ही आएगा पहला फोन तेरे नाम पे। राइट? तो आपने 31 मार्च में, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, 31 मार्च 31 मार्च 26 को आपने मेरे को 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया कि भाई ये लो 1 लाख रुपए। जैसे ही फोन आया, पहला फोन मेरे नाम पे होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। मैं कहा ठीक है, जैसे ही आएगा ना, ऑन द स्पॉट तुम्हारे पास में फोन चलाएगा, फोन कलेक्ट कर लूंगी। आईफोन अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लॉन्च होगा हमारा सितंबर अक्टूबर के आसपास। राइट? अक्टूबर 26 में लॉन्च होगा। मेरे पास में पैसा तो आज ही आ गया एडवांस। क्या मैंने उस पैसे को कमा लिया? मैंने उसको दिया तो है नहीं कुछ भी, उससे पैसे दिए हैं, सिर्फ एक कमिटमेंट है कि भाई मैं दे दूंगा तेरे को, लेकिन मैंने कमाया तो नहीं। तो ये क्या मेरा एडवांस है। तो क्या 31 मार्च 26 की जो मेरी 25 26 की बुक्स होगी, फाइनेंशियल 25 26 की, क्या मैं अपनी सेल में दिखाऊंगा कि भाई मैंने 1 लाख रुपए की सेल कर दी है? क्या मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा एडवांस है। जैसे ही मेरे पास में अक्टूबर 26 में मेरे पास में फोन आएगा, मैं उसको फोन करके बोलूंगा भाई अपना फोन ले जा। वो आएगा मेरे पास में, 1,20,000 रुपए का टोटल मान लेते फोन है, 20,000 रुपए की पेमेंट और करेगा मेरे को, और अपना फोन लेके चला जाएगा। या 20,000 की मान लेते उससे पेमेंट नहीं भी करी और फोन लेके चला गया। वो अक्टूबर में मेरे पास में आया कि भैया आप फोन आ गया, फोन दे दो। मैंने उसको फोन दिया, मैं कहा भाई 20,000 और दे दे। उसने कहा 20,000 अभी नहीं है भैया, मैं अगले महीने दे दूंगा, जैसे सैलरी आएगी। मैं कहा ठीक है, 1 लाख तूने 20,000 दिए थे, 20,000 दे दिए बाद में। तो फोन लेके चला गया, 20,000 नहीं दिए उसने मेरे को, लेकिन 1,20,000 का मैंने सेल कर दिया उसको फोन। अब मैंने जैसे ही ट्रांसफर किया, तो क्या हो जाएगा, मेरा रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए। तो मैं अक्टूबर अपना 1,20,000 रुपए का सेल बुक कर दूंगा, भाई मैंने सेल कर दिया है। जैसे ही सेल किया, उसमें से क्या क्या मैंने 1 लाख एडवांस सेट ऑफ कर दिया, बाकी बचा 20,000। 20,000 रुपए का मेरे पास में क्या हो गया, राइट आ गया, कि भाई मैं उससे 20,000 रुपए की रिकवरी कर सकता हूँ। राइट आ गया ना, लीगल राइट, 20,000 रुपए की रिकवरी कर सकता हूँ। फिर जब वो 20,000 रुपए दे जाएगा मेरे को, तो मैंने राइट को छोड़ दिया और 20,000 रुपए ले लिए। क्लियर है? तो 1,20,000 रुपए की इनकम मैं कब बुक करूंगा? जिस टाइम पे मैं उस मोबाइल उसको हैंड ओवर करूंगा। क्लियर है? क्योंकि जैसे ही मैंने हैंड ओवर किया, तो मेरे पास में राइट आ जाएगा कि हाँ मैंने उसको बेच दिया, मैंने कमा लिया उससे। क्लियर है कि एडवांस कैसे होता है, और फ्यूचर में अगर उससे पेमेंट करनी है तो कैसे मिलती है। तो अल्टीमेटली मेरे को ये नहीं देखना कि पैसा मेरे पास में कब आया या वो कब देगा। जैसे 1 लाख मेरा पिछले साल में आ गया था, तब मेरी इनकम नहीं है। 20,000 मान लेते हैं वो 1 साल बाद देगा, तो 1 साल बाद इनकम नहीं जनरेट करूंगा मैं, आज ही करूंगा। तो कब आया और कब देगा उससे फर्क नहीं पड़ता कि कब मेरे को पैसा दिया उसने, या कब फ्यूचर में देगा पैसा। जैसे उदाहरण के लेके चलेगा, मैंने जैसे ही उसको राइट ट्रांसफर कर दिया, मेरी इनकम हो गई। क्लियर है? जैसे ही मैंने उसको राइट ट्रांसफर कर दिया, या मेरे पास में राइट आ गया उससे पैसे रिकवरी का, मेरी इनकम हो गई। क्लियर है यहाँ तक? कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन को वो क्या बोलता है, जिस साल में आपने कमाया उस साल में अपनी इनकम बुक कर लो। चलिए, ये तो सिंपल रूल।
रेवेन्यू रिकॉग्निशन का सिंपल रूल कि सिंपल फंडा क्या है जो हर कोई अपनाता है जब भी बुक्स में करेगा, बनाएगा, मेंटेन करेगा, तो यही फंडा अपनाएगा कि रेवेन्यू कब बुक करना है। अब अगर आपको ये रूल नहीं पता होता तो आप रेंट की इनकम कब बुक कर लेते, 25-26 में कर लेते। तो जो गोवा वाले अकाउंटेंट को मैंने सेम डाटा दिया था उसका प्रॉफिट अलग आ रहा होता, आपका प्रॉफिट अलग आ रहा होता। आप क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि आप 26-27 में इनकम बुक करोगे रेंट की, गोवा वाले को भी पता है कि 26-27 में रेंट की इनकम बुक करिए, तो आपका प्रॉफिट और उसका प्रॉफिट बिल्कुल मैच होगा। समझ रहे हो कि इसकी जरूरत क्यों है हमको समझने की गैप की, ताकि हम सेम कॉन्सेप्ट रह सकते हैं। चलिए, देयर आर सम एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। जो ये जनरल रूल था रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कि भैया जिस साल में कमाया उस साल में बुक होगा, उसके कुछ एक्सेप्शन भी है। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क विच टेक्स लॉन्ग टाइम लाइक 2 to 3 years, proportionate amount of revenue based on the part completion at the end of the period is treated as realized। मतलब कि जो 2-3 साल के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे मानते हैं रोड रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। अब गवर्नमेंट ने आपको टेंडर दिया कि भाई रोड बना दो, आपने रोड बनाना शुरू किया, 2-3 साल आराम से लग जाएगा उस पूरे रोड को बनाने के लिए। अब इस केस में आप गवर्नमेंट को रोड हैंड ओवर कब करोगे, जब रोड पूरा बन जाएगा उसके बाद हैंड ओवर करोगे, राइट। तो एक्चुअल में देखा जाए, जो मैं कमाने की बात कर रहा था या गुड्स को पोजेशन, उसको पोजेशन देने की बात कर रहा था, गुड्स उसको ट्रांसफर करोगे तब आप इनकम बुक करोगे। रोड तो आप 3 साल बाद ट्रांसफर करोगे, तो क्या 3 साल बाद इनकम बुक करोगे? आप काम तो आज से शुरू कर दिया आपने, उसके रिलेटेड आपने खर्चे भी आज से शुरू कर दिए, खर्चे भी आज से हो रहे हैं, तो इनकम क्या 3 साल बाद बुक करोगे? नहीं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट बेस पे इनकम बुक करनी पड़ेगी शिवा। भाई पानी पिला दिया। तो इस केस में कहा गया कि अगर ऐसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें लॉन्ग टाइम लगता है, तो प्रोपोर्शनेट बेस पे जितने परसेंट आपका काम कंप्लीट हो गया है उतना रेवेन्यू अपनी बुक्स में उस साल में बुक करिए। मान लो पहले साल में आपने 25% रोड बना दिया, तो वैसे 25% आप मटेरियल भी खरीद के लाए होंगे, जो रोड़ी बाजारपुर वगैरह जो भी चारकोल वगैरह परचेज करना है, 25% तक आप परचेज भी करके लाए होंगे, राइट। तो कहता है कि जितने परसेंट काम कंप्लीट हो गया है उतने परसेंट का रेवेन्यू उस साल में बुक कर दो। मान लो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला 1 करोड़ का, और आपने एनालाइज किया या किसी सर्वेयर को बुलाया कि भैया देखो पूरा रोड बनाना है, कितना रोड बना है, कितने परसेंट बना है, उसने बताया कि भाई आपको मोटा मोटा 25% बन गया है, तो 25% बनता है मेरा 1 करोड़ का 25 लाख रुपये। तो 25 लाख की इनकम आप इस साल में बुक कर लो। अब नेक्स्ट ईयर में फिर आपने एनालाइज करवाया, वो बोलता है भाई 50% काम और हो गया आपका, 25% पहले होता, 50% इस साल में खींच दिया आपने, तो जो 1 करोड़ का 50% बना 50 लाख रुपये, तो 50 लाख की इनकम है उस साल में बुक करूंगा। फिर अगले साल में तीसरे साल में जाके वो पूरा हो गया, तो बाकी बचा 25%, वो 25% भी मैं थर्ड ईयर में बुक करूंगा अपना रेवेन्यू। तो समझ गए, तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शनेट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीटेड, कि जितने परसेंट काम कंप्लीट कर दिया उतने परसेंट का। बोलो, कोई डाउट है कि जितने परसेंट हमने काम कंप्लीट कर दिया उतने परसेंट की इनकम आप उस साल में बुक कर लो। अब इसका लॉजिक क्या है, अब लॉजिक बताता हूँ। अगर आपने मान लिया 25% काम कंप्लीट कर दिया, तो 25% का आप एक्सपेंस भी तो कर रहे हो ना साथ के साथ। तो पहले साल में आप दिखा रहे हो, अगर मान लेते हैं, क्योंकि इसी से हमारा एक और कॉन्सेप्ट निकल के आएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट का, वो भी थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट था 1 करोड़ का, 1 करोड़ का आपको गवर्नमेंट से मिलेंगे पूरा रोड बनाने के लिए। आपने ऑब्वियसली एस्टिमेट लगाया होगा कि भाई मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी पड़ेगी, लगाया तो होगा ना, भाई मेरे को प्रॉफिट होगा लॉस होगा। आप लगाया भाई मेरा टोटल 80 लाख के करीब का खर्चा हो जाए, ठीक है। अब ईयर 1 की बात करते हैं। ईयर 1 में आपने रोड सेल तो नहीं किया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को रोड सेल जो करोगे वो तो 31 मतलब जब रोड कंप्लीट हो जाएगा 100% तभी सेल करोगे एक्चुअल में। तो ईयर 1 में मान लेते हैं सेल तो कुछ भी नहीं किया, अगर मैं नॉर्मल नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से चलूँ, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन को कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। तो आपने कहा सेल तो कुछ हुई नहीं है, और जो मेरे एक्सपेंस हुए हैं एस्टिमेटेड 50-80 लाख के थे, उससे 25% के करीब एक्सपेंस हो गए हैं, तो हमारा 20 लाख होने ना, 20 लाख के करीब के एक्सपेंस हो गए हैं, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, लॉस। मतलब सेल तो मैंने कुछ करी नहीं, लॉस हो गया मेरे को, तो पहले साल में क्या दिख रहा होगा, लॉस दिख रहा होगा।
सिमिलरली ईयर 2 में भी सेल तो आपने कुछ करी नहीं, मानते हैं उसमें 40 लाख का तुम्हारा काम हो गया है, तो आपको 40 लाख का क्या दिख रहा होगा, लॉस दिख रहा होगा। ईयर 3 की बात करूं तो यहाँ पे 1 करोड़ का पूरा रेवेन्यू आ जाएगा, क्योंकि आप रोड ट्रांसफर कर चुके होंगे, और 20 लाख का एक्सपेंस होगा, जो बैलेंस बच गया, तो आपका प्रॉफिट कितने कितना दिखेगा यहाँ पे, 80 लाख का दिखेगा। पहले 2 साल में आपको क्या दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, तीसरे साल में एकदम से प्रॉफिट दिख रहा है। तो क्या सिचुएशन सही है, पहले 2 साल लॉस दिख रहा है, फिर एकदम से प्रॉफिट दिख रहा है। एक्चुअल में तो आप एक्सपेंस भी साथ के साथ करते जा रहे हो, और रोड भी कंप्लीट करते जा रहे हो। तो इसलिए बोला गया कि भैया यहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगा दो, कि जितने परसेंट आपका खर्चा हो गया, मतलब आपने रोड कंप्लीट कर दिया है, उतने परसेंट का रेवेन्यू भी यहाँ पे बुक कर लो। तो यहाँ पे आप 25 लाख का रेवेन्यू बुक कर लोगे, यहाँ पे आप 50 लाख का रेवेन्यू बुक कर लोगे, यहाँ पे बचा 25 लाख का ही बुक करोगे। तो पहले साल में आपका 5 लाख का प्रॉफिट दिखा देगा, अगले साल में 10 लाख का प्रॉफिट दिखा देगा, अगले साल में 5 लाख का प्रॉफिट दिखा देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका, जितने जितने आपका परसेंट काम हो गया, उतने उतने परसेंट आपका प्रॉफिट भी बुक होगा। क्लियर है ये चीज। इसी रीजन से ये मेथड आया कि ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि दिक्कत आएगी, एक्सपेंस होते रहेंगे, अल्टीमेटली हैंड ओवर इस साल में होगा, तो इस साल में अगर मैं रेवेन्यू दिखाऊंगा तो बिल्कुल ही सारी बुक्स मिलेंगी, पहले 2 साल लॉस दिख रहा है, एक साल से प्रॉफिट दिख रहा है। तो वो एक तरीके से इस एब्नॉर्मलिटी को हटाने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया की गया कि भैया ऐसे केस में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगेगा, कितने परसेंट काम कंप्लीट हो गया उतना रेवेन्यू उस साल में बुक। क्लियर हो रहा चीजें, क्यों हुई ऐसी चीज हुई, हर चीज के पीछे रीजन है। तो मैं रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रीजन है उसका, क्योंकि हमने इसके अंदर एक्सपेंस कर दिए हैं। अब एक्सपेंस कर दिए हैं, लेकिन मैं इनकम बुक नहीं करा, तो प्रोपोर्शनल मतलब बेसिक क्लियर नहीं है, मतलब दोनों का मैं प्रॉफिट निकालने के लिए कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर किससे कर, जीरो को मैं 20 लाख के एक्सपेंस से कंपेयर कर रहा हूँ, रेवेन्यू जीरो, 20 लाख का एक्सपेंस, भाई कुछ तो प्रोपोर्शन कमाया होगा ना हमने। तो हमें ये अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। क्लियर है, जैपलिन क्लियर है। यस सर। चलिए अगला एग्जांपल एक और है इसमें, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज द अमाउंट कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज रियलाइज। आप लोगों ने हायर परचेज सिस्टम सुना है, सुना होगा कभी तो, हायर परचेज। पहले डाउन पेमेंट कर देते हैं, बाकी किस्त में इंस्टॉलमेंट में देते हाँ हाँ हाँ। सुना है ना, आपने सुना है, आपने सुना है, आपके सब्जेक्ट में ही होगा। देखो जब भी मैं कोई हायर परचेज की बात करें, मान लेते हैं आपको ट्रक चाहिए, ठीक है, आप ट्रक लेने के लिए गए शोरूम पे, उसे बोला मैं हायर परचेज सिस्टम में आपको ट्रक दूंगा। उसमें होता क्या है, आप पहले कुछ अमाउंट दे देंगे, इनिशियल अमाउंट, उसके बाद फिर वो आपको इंस्टॉलमेंट बांध देंगे, ठीक है, और कहेंगे कि गाड़ी आपके नाम पे मैं कब करूंगा, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दो। आपके नाम पे गाड़ी आज नहीं करूंगा, गाड़ी कब करूंगा आपके नाम पे, जब आप मेरे को लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, मैं गाड़ी आपके नाम पे कर दूंगा, ठीक है। तब तक गाड़ी एक तरीके से मेरी है, तुम उसको चलाते रहो, मेरे को इंस्टॉलमेंट पे करते रहो, जैसे सारी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी लास्ट वाली, मैं आपको गाड़ी की आरसी आपके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा, गाड़ी आपको हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मान लेते हैं उसने किस्त बांधी आपकी 5 साल की, कि 5 साल तक तुम मेरे को ये इतना इतना अमाउंट पे करते रहना, 5 साल बाद ये आपकी होगी। एक्चुअल में मैं गाड़ी उसको पोजेशन कब दे रहा हूँ, 5 साल बाद दे रहा हूँ। एक्चुअल पोजेशन कब दे रहा हूँ, 5 साल बाद दे रहा हूँ, जब मैं उसको आरसी दे रहा हूँ, तब तक गाड़ी मेरी है, तब तक वो चला रहे सब। अब अगर इस केस में मैं नॉर्मल वाला रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला केस लगाता हूँ, जिसमें मैंने बोला कि गुड्स जैसे ही आप उसको दोगे, उसके पोजीशन में दोगे, तब आप इनकम बुक करोगे, राइट। मानते हैं ट्रक है 50 लाख का, राइट, तो आप 5 साल बाद उसको आरसी ट्रांसफर कर रहे हो, 5 साल बाद उसको राइट दे रहे हो, तो क्या 50 लाख की इनकम आप 5 साल बाद बुक करोगे, पैसे तो आप साथ के साथ लेते जा रहे हो इंस्टॉलमेंट के। तो इस केस में कहा गया कि जैसे जैसे आपको इंस्टॉलमेंट बुक मिलती जाएगी ना, वैसे वैसे आप इनकम बुक करते रहो। क्लियर है। तो हायर परचेज के केस में क्या बोला गया, कि जब जब आपको इंस्टॉलमेंट मिलती रहेगी, वैसे वैसे आप उतना अमाउंट अपनी इनकम में बुक करते रहोगे। क्लियर है। तो ये भी एक एक्सेप्शनल चीज है, कि 5 साल बाद आप सारी इनकम इकट्ठी बुक नहीं करोगे, प्रोपोर्शन बेस में जैसे जैसे आपको इंस्टॉलमेंट मिल रही है, वैसे वैसे आप इनकम में बुक करते जाना। क्लियर है। तो हायर परचेज में इस तरीके से होती है प्रॉब्लम। चलिए अगला है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। अभी जो 2 मिनट पहले हमने पढ़ा था, रेवेन्यू
कि अगेंस्ट में एक्सपेंस की बात कर रहे थे हम लोग कि एक्सपेंस तो होते जा रहे हैं लेकिन रेवेन्यू दिख नहीं रहा है। तो हमने बोला था कि प्रोपोर्शनल बेस पे कर दो तो रेवेन्यू भी दिख जाएगा, राइट। जैसे पहले साल में सेल तो मैंने 0 की करी, 20 लाख के एक्सपेंस कर दिए थे। तो उसी से रिलेटेड ये वाला कॉन्सेप्ट भी है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कोई डाउट तो नहीं है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में? कर लोगे ना रेवेन्यू रिकॉग्निशन? कोई भी अकाउंटिंग आपके पास में आती है आपको ये पता चल जाएगा ना कि भाई कब मेरे को अपना बुक में प्रॉफिट बुक करना है, कब मेरे को अपनी सेल दिखानी है। चलिए, हाँ बच्चा बहुत हो गया आजकल ना। इधर देख। शिवा, बोलिए सर। भाई शिवा को भेज वाह। दो। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका रेवेन्यू जो है, जो भी रेवेन्यू मतलब अभी हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके जितने भी रिलेटेड एक्सपेंस है जो उससे मैच करते हैं वो उसी साल में बुक करो। मतलब मैच करोगे दोनों को। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब मैच करना। मैच किससे करोगे? एक्सपेंस को इनकम से। जितनी आपने अभी रेवेन्यू बुक करी, अभी तक हमने रेवेन्यू बुक करना सीख लिया। आप रेवेन्यू बुक करने के लिए जो एक्सपेंस हुए हैं वो एक्सपेंस उसी साल में दिखाओगे। रेवेन्यू बुक करने के लिए जो एक्सपेंस हुए हैं वो उसी साल में दिखाओगे जिस साल में रेवेन्यू बुक किया। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले वाला एग्जाम्पल याद करो, रेंट वाला जो मैंने लिया था कि आपका मार्च महीने उसने प्रॉपर्टी यूज करी लेकिन उसने रेंट पे किया अप्रैल में। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हिसाब से हमने उसका रेवेन्यू कब बुक किया था? मार्च में। मार्च में किया था। भाई कोई बोल आउट लेके लगाए, यहाँ पे बड़े मच्छर हो रहे हैं इधर। हमने बात करी थी कि उसने यहाँ से यहाँ तक की प्रॉपर्टी यूज कर ली मेरी, है ना, और रेंट पे किया नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे, मतलब कि 2027-28 फाइनेंशियल ईयर में। और ये मेरा है 2026-27 फाइनेंशियल ईयर, यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना। 26-27 फाइनेंशियल ईयर का मेरा रेंट था, उसने अगले साल में मेरे को दिया है। तो हमने इसका रेवेन्यू कहाँ बुक किया था? 26-27 में किया था। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आप इनकम बुक करोगे तो उस साल में करोगे जिस साल में आपने उसको कमाया। तो इसको मैंने 26-27 में यहीं पे मार्च में कमा लिया था तो इसीलिए इस साल में बुक किया था। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस इनकम को कमाने के लिए जो ये वाला रेंट है, इस रेंटल इनकम को कमाने के लिए, ये रेंटल इनकम को कमाने के लिए जो भी आपके खर्चे हुए वो भी इसी साल में बुक करोगे। समझ गए? मैजिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये वाला जो रेंटल इनकम है इसको कमाने के लिए आपने जो भी खर्चे किए वो इसी साल में बुक करने पड़ेंगे हमको, ना कि वो अगले साल में करेंगे। जैसे इनकम को भी हमने उसी साल में बुक किया तो एक्सपेंस को भी उसी साल में बुक करना है। ये नहीं कि एक्सपेंस को आप आगे ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, इस रेंट को कमाने के लिए मान लेते हैं मैंने एक पर्सन हायर कर रखा है जो रेंट रिकवरी करता है। वो लोगों के पास आता है, भैया चिट्ठा लेके, भाई आपका रेंट आपका रेंट आपका रेंट। वो बंदा रखा है जो सैलरी लेता है मेरे से, और वो सैलरी दे देता है 10,000 पर मंथ की। 10,000 पर मंथ की मेरे से सैलरी देता है। उसकी सैलरी क्या होती है? 31 मार्च की सैलरी तो मैं अगले साल में 7 अप्रैल को देता हूँ या 10 अप्रैल को देता हूँ। नॉर्मली होता है ना सैलरी, मंथ क्लोज होने के 10 दिन बाद आती है, 10 तारीख को आती है, 7 तारीख को आती है। तो इसकी जो मार्च की सैलरी है, मार्च 2027 की सैलरी है, इसको मैं कब पे करूंगा? मान लो 7 अप्रैल 27 को पे करूंगा, अगले साल की 7 तारीख को। तो ये तो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर में आ गई? 27-28 में, राइट। अब सैलरी मैंने पे कब करी है? 27-28 में पे करी है। लेकिन ये खर्चा कौन से ईयर का है? 26-27 फाइनेंशियल ईयर का है, क्योंकि वो उस वाले प्रॉपर्टी को रेंट को कमाने के लिए किया गया है। तो इसका एक्सपेंस कब बुक करूंगा मैं? 26-27 में या 27-28 में? आप बताओ, आप बताओ। 26 जपलीन,
कब करेंगे? जबरी आवाज आ रही है? सर 26 27। 26 27 में क्लियर है फंडा? क्योंकि मैंने वो खर्चा उस इनकम को कमाने के लिए किया है जो उस साल की इनकम है। उस साल की इनकम कमाने के लिए जो भी खर्चा है मैं उसी साल में बुक करूंगा, ना कि उसको नेक्स्ट ईयर में एडवांस के बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे, कुछ नहीं। जब कमाया, जिस साल में कमाया उस साल का खर्चा उसी साल में मेरा बुक होगा। इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया मैचिंग कॉन्सेप्ट। ऐसा ना हो कि आप इनकम तो इधर ले जाओ, खर्चा आप अगले साल में ले जाओ। ठीक है? तो जिस साल की इनकम उसी साल का खर्चा। 31 मार्च को सबसे ज्यादा दिक्कतें इसी में आती हैं कि खर्चे अकाउंटेंट अगले साल में बुक कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि भैया 26 27 से रिलेटेड है, 27 के लिए। अप्रैल में जो इनवॉइस आते हैं नॉर्मली वो पिछले सालों के आते हैं, मार्च के। तो वो उसको अप्रैल में बुक कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है? अभी जैसे अप्रैल चल रहा है, अब हम लोग ऑडिट पे जाएंगे, तो अधिकतर चीजें अकाउंटेंट की गलती यहीं पे निकलेंगी। वो क्या करा होगा उन्होंने, 31 मार्च 26 के जो बिल होंगे ना, किसी प्रोफेशनल बिल दिया, लॉयर ने दिया, कोई कुछ आइटम दिया, 26 में खरीदेगा, लेकिन उसका बिल उस किसी पर्सन से आया 7 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, तो क्या करेंगे, इस साल में वो एक्सपेंस बुक कर लेंगे। फिर हम उसको हटवाते हैं, भैया यहाँ से हटा दो, पिछले साल में बुक करो इसको, क्योंकि एक्सपेंस पिछले साल का है। क्लियर है? तो ये कॉमन चीज होती है। तो अल्टीमेटली वो क्यों, क्या कमी है? क्योंकि उनको मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़े से फंडे हिले हुए। मैचिंग कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली सिंपल सही है, जिस ईयर का रेवेन्यू उस ईयर के रिलेटेड खर्चे, रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी खर्चे, चाहे वो सैलरी का हो, चाहे वो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, मेरे पास में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा आज की डेट में, 31 मार्च तक का बिल 15 या 20 तारीख तक में आते हैं, नॉर्मली जनरेट होते हैं। अब आया तो आज की डेट में बिल, आज की डेट का बिल आया, लेकिन वो एक्सपेंस एक्चुअल में कौन सी डेट का है? 31 मार्च का है, क्योंकि मैंने 31 मार्च को बैठ के जो यहाँ पे क्लास ली थी, उससे जो रेवेन्यू कमाया था वो साल में गया। उस क्लास को करने के लिए मेरे को इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी पड़ी थी, तो उसका खर्चा भी मेरे को वहीं पे डालना पड़ेगा। इस साल में तो डाल रखा। अभी अगर मैं आज की डेट में डालूंगा तो मैं तो ये कहूंगा भाई इन वाले बच्चों का इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, मतलब मेरा जो अप्रैल में बैच शुरू हुआ है उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है वो आपके नाम पे खर्चा डलेगा। लेकिन जो पुराने वाला 31 मार्च तक का बैच था उसका खर्चा मैं तुम्हारे में डालूंगा, तो मेरे रेवेन्यू को कॉन्सेप्ट ही जाएगा ना, कि रेवेन्यू में कम दिखा रहा हूँ, एक्सपेंस में उस वाले खर्च, उस वाले का एक्सपेंस भी यहाँ दिखा रहा हूँ, आपका एक्सपेंस भी यहाँ दिखा रहा हूँ, तो इस बैच का तो मेरे को प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा। मान लो इस बैच से मेरे को 10,000 की फीस आई, 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल इस वाले बैच का है, और 6,000 का पिछली बार वाले का है, 11,000 का। अगर मैंने 11,000 का यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल बुक कर दिया इस साल में, तो मैं क्या दिखाऊंगा, 10,000 का रेवेन्यू माइनस 11,000 का खर्चा, तो 1,000 रुपए का लॉस। क्या एक्चुअल है ऐसा? एक्चुअल में तो क्या है, 10,000 का प्रॉफिट, 10,000 का रेवेन्यू, माइनस 5,000 का जो इस साल का इलेक्ट्रिसिटी है, 6,000 का मेरा प्रॉफिट है इस बैच का। सिमिलरली पिछले वाले बैच का जो भी रेवेन्यू हुआ माइनस जो उसका खर्चा हुआ वो उसका प्रॉफिट है। समझे? बाइफरकेट करना क्यों जरूरी है? कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होकर चलोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारे को ये बोलता है कि जिस साल का खर्चा, जिस ईयर का खर्चा उस ईयर में डालेंगे, उसको शिफ्ट नहीं करेंगे प्रीपेड या इसके चक्कर में। क्लियर? चलिए, एंट्री वगैरह कैसे होती है वो तो हम देख ही लेंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए पहले। चलिए, if the expenses are recognized at the wrong time, the financial statement may be greatly destroyed, क्योंकि भाई उसका प्रॉफिट ही हिल जाएगा। जैसे मैंने खर्चा इस साल में दिखा था, मेरा इस साल का प्रॉफिट ही हिल जाएगा। पिछले साल में नहीं दिखा था, पिछले साल का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा हो, इस साल का प्रॉफिट कम दिख रहा हो। अल्टीमेटली मेरे को इक्वल रखना है, उस साल का भी एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, इस साल का भी एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट है मेरा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे, देखो उससे पहले एक चीज देख लेते हैं। जब मैं अकाउंटिंग करूंगा ना, ये शॉर्ट फॉर्म में लेना लिखा मैंने अकाउंटिंग समझ जाएंगे, ठीक है ना? जब मैं अकाउंटिंग करूंगा, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे को दो चीज निकालना। एक तो प्रॉफिट निकालना, और एक मेरी वैल्यू निकालना। मतलब अल्टीमेटली एक अकाउंटेंट का, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे दो मोटिव होते हैं, एक प्रॉफिट निकालना और एक वैल्यू निकालना। वैल्यू को हम बोलते हैं नेटवर्थ, कि आज की डेट में मेरी क्या नेटवर्थ है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? जब मैं
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ। और नेटवर्थ या वैल्यू मेरी कब निकलती है? जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ। ठीक है, अकाउंटिंग के दो ही पर्पज है, प्रॉफिट और वैल्यू। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। नेटवर्थ या वैल्यू कब निकलेगी? जब मैं अपना बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो ये दो चीजें मेन होती है, बैलेंस शीट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। इसके साथ साथ कई सारी चीजें और होती है। अगर मैं इन सबको क्यूमुलेटिव बोलूं, इसके साथ साथ कई, ये तो मैंने दो अकाउंट बोले, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। इसके साथ साथ आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो बताता है कि भाई कैश की क्या पोजीशन, कैसे कैश आया, कैसे गया, कहाँ गया, वो सब दिखाता है। इन सबको जब मैं क्यूमुलेटिव बोलता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलता हूँ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब भी मैं बात करूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये समझ जाना उसके अंदर ये तीनों चारों चीजें हैं। मतलब कई सारी चीजें और होती है, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, और कब जिस कंपनी में इंडियंस लगते हैं उसमें चेंजेस इन इक्विटी भी आता है। तो ये कई सारी चीजें होती हैं। तो जब मैं बोलूँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसका मतलब है मर्ज इन सब चीजों का एक सेट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ गया, कैश फ्लो भी आ गया, बैलेंस शीट भी आ गई, नोट्स टू अकाउंट भी आ गया, ये सब कुछ आ गया। क्लियर? तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, बैलेंस शीट किस लिए बनती है? मेरी वैल्यू दिखाने के लिए कि मेरी नेटवर्थ कितनी है। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनता है? मेरे उस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। कैश फ्लो क्यों बनता है? मेरा कैश की पोजीशन के लिए, कि भाई मेरे पास में कितना कैश या बैंक बैलेंस था, कहाँ कहाँ से मेरे पास में पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ मेरा पैसा जा रहा है, और क्लोजिंग कितना बच रहा है। सिंपल सा कैश फ्लो को सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो ओपनिंग में कितना था, कितना पैसा कहाँ कहाँ से आया, और कितना पैसा कहाँ कहाँ गया, और अल्टीमेटली नेट क्लोजिंग कितना बच गया। ये होता है कैश फ्लो, ताकि बंदे को दिखे तो सही कि कैश की ट्रांजेक्शन हो भी रही है, ऐसे ही चल रहा है। अगला आता है नोट्स टू अकाउंट्स। अगला आता है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो हमने ऊपर अकाउंट्स लिखे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या कैश फ्लो बनाया, उसके रिलेटेड हम नोट बनाते हैं। मतलब नोट क्या होता है? डिटेल में, डिटेल बनाते हैं। इनके अंदर तो सिर्फ फिगर्स होती है, इनके अंदर सिर्फ फिगर्स होती हैं। लेकिन नोट्स अकाउंट्स में मेरी डिटेल डिटेल होती है, कि अगर किसी चीज को मेरे को एक्सप्लेन करना है, तो मान लो उसके अंदर कोई फिगर है, उस फिगर को मेरे को एक्सप्लेन करना है कि ये फिगर क्या है, कैसे आई है, क्यों लिखी गई है। तो उसके लिए क्या बनाते हैं हम लोग? नोट्स। या उसका ब्रेकअप दिखाना है, मान लो कोई फिगर है 10 लाख रुपए, क्यूमुलेटिव फिगर है, उसका तीन चार बैलेंस मिक्स है, मतलब कि लाइबिलिटी भी मिक्स है, और कोई लोन का अमाउंट मिक्स है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिक्स है। उन सबको बाइफरकेट करके हम कहाँ पे दिखाते हैं? नोट्स में, ताकि जब भी कोई बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे तो उसको डिटेल में कैलकुलेशन दिख जाए। तो उसको हम बोलते हैं नोट्स अकाउंट्स। मैं दिखाऊंगा कैसे होते हैं। तो नोट्स अकाउंट्स क्या होता है? एक तरीके से डिटेल कैलकुलेशन होती है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स की। अब फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कि आप हर वो आइटम अपने फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज करोगे जिससे सामने वाले को इफेक्ट पड़ता हो। और वो कहां पे डिस्क्लोज करेंगे हम लोग? नोट्स टू अकाउंट्स में। क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में तो क्या होती है? सिर्फ फिगर होती है, डिस्क्लोज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में हम डिटेल में, चाहे थ्योरेटिकली लिख के, चाहे फिगर्स का टोटल करके, ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग करके सब कुछ लिख के सकते हैं। तो डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको अपने फाइनेंशियल्स में सब कुछ डिस्क्लोज करना है, ए टू जेड सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है, जिससे सामने वाले का सामने वाला जिससे इन्फ्लुएंस होता हो, मतलब जिससे सामने वाले को इफेक्ट पड़ता हो। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया कि 1 लाख की मैंने सेल करी है, 70,000 का मैंने परचेज किया, 30,000 का मेरा प्रॉफिट है, राइट।
30,000 का सेकंड ईयर में प्रॉफिट है। सेम एग्जांपल है वही वाला जो हम डेप्रिसिएशन के टाइम पे कर रहे थे, राइट। अब इसके अंदर जो हमारा लैपटॉप परचेज था, वो मैंने 10,000 पे यहाँ पे पूरे पूरे माइनस कर दिया और 20,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे माइनस नहीं किया, यहाँ पे पूरा मैंने 30,000 का प्रॉफिट दिखा दिया। जो पहले वाला एग्जांपल में था, जब मेरे को डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट पता नहीं था, यही था ना, जब डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो मैं 10,000 पे एक ही साल में माइनस किया था, अगले सालों में नहीं किया था, राइट। सेम ईयर 3 में भी चलो दो ही बैलेंस शीट तुम्हारे पास में, दो ही बैलेंस शीट है। अब देखो, तुम अपने आप को सोचो कि तुमने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना, राइट। तुमने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? जो कंपनी सेम प्रॉफिट कमा रही है, या जो रिड्यूसिंग ट्रेंड में कमा रही है, जो अप ट्रेंड में कमा रही है? अप ट्रेंड, ऑब्वियसली अप ट्रेंड में। जो रिड्यूसिंग में कमा रही है उसका तो सवाल ही नहीं है। जो सेम लेवल पे कमा रही है उसमें तुमको डाउट होगा, भाई पता नहीं कि अच्छा करेगी नहीं करेगी। जो अप ट्रेंड में कमा रही है उसको आपको भैया यहाँ इन्वेस्ट कर दे। अब अगर मैं इसका ट्रेंड देखूं, अगर मेरे पास में इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी आई है कि लैपटॉप मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ नहीं डाला, तो क्या दिख रहा है आपको? अप ट्रेंड दिख रहा है। फर्स्ट ईयर में 20,000 कमाया, अगले साल में 30,000 कमाया। जैसे तुम्हारे पास में 2 साल की बैलेंस शीट आई, आपने कहा यार पिछले वाले साल 20,000 पे, इस साल 30,000 पे 50% प्रॉफिट हाई, कहीं नहीं दिखता। मतलब अगले साल कितना जाना है? 45,000 जाना है। माइंड में तो ये है ना, 20 से 30 हुआ, 30 से फिर अब कितना होगा? 45 होगा। ग्राफ तो वही बना दो ना आप, 20, 30, 45, भैया ये तो फ्यूचर अच्छा है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, राइट। लेकिन अगर इसके अंदर घुस के देखोगे तो एक्चुअल में तो क्या निकला था यहाँ पे? एक्चुअल में क्या निकल के आया था? यहाँ पे 2,000 माइनस हो रहे थे, यहाँ पे 2,000 माइनस हो रहे थे, और प्रॉफिट कितना आ रहा था? 28,000 आ रहा था, 28,000 आ रहा था। अब इस प्रॉफिट को कंपेयर करो तो तुम्हारा क्या है? सेम ट्रेंड चल रहा है, मतलब ना अप ट्रेंड है ना तुम्हारा डाउन ट्रेंड है, मतलब स्टैटिक चल रहा है, सेम चल रहा है। तो अब क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जब आपके पास में ये सिचुएशन आएगी? तो अब आपको थोड़ा डाउट होगा कि भैया पता नहीं अच्छी जाएगी नहीं जाएगी, इससे बेटर किसी और कंपनी को देखता हूँ, राइट। लेकिन पहले वाली सिचुएशन देखते हैं आपको अप ट्रेंड, भैया पैसा लगा दो, राइट। तो ये क्या है? क्योंकि उसने यहाँ पे अगर डेप्रेशन डाल दिया, यहाँ पे मान लेते गलती से डाल भी दिया, लैपटॉप को पूरा यूज कर भी दिया, लेकिन उसने आपको बताया तो नहीं ना कि मैंने 10,000 का पूरा इसी साल में डाल रखा है। और आपका डिसीजन क्या होगा? इन्फ्लुएंस हो गया। अगर ये 10,000 रुपये उसने बता दिया होता, कि अगर उसने कहीं पे लिख दिया होता नोट्स के अंदर कि भाई हमने लैपटॉप को पूरा पूरा एक्सपेंस में दिखा दिया है एक साल में ही, और अगले साल में इस वजह से हमारा प्रॉफिट हाई जाएगा, तो आप वो पढ़ के समझ जाते कि भैया पहले साल में उसने लैपटॉप डाल रखा है, अगले साल में नहीं डालेगा, तो इस वजह से ये प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। अल्टीमेटली वो नहीं है। अगर वो इतना फाइनेंशियल तुमको देता है यहाँ से यहाँ तक का, प्लस ये नोट्स दे देता है कि भाई लैपटॉप को हमने पहले साल में ही डेप्रिसिएशन में डाल दिया 100%, इस वजह से इस बार कम प्रॉफिट है और सेकंड ईयर में ज्यादा प्रॉफिट है, तो आप पढ़ के समझ जाते हैं भैया पहले साल में प्रॉफिट कम क्यों है और अगले साल में प्रॉफिट ज्यादा क्यों है। फिर आप वापस से इसी वाले डिसीजन पे आ जाते हैं कि भाई इसका प्रॉफिट तो सेम सेम चलेगा, स्टैटिक चलेगा, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ। लेकिन अगर ये लाइन नहीं लिखी तो तुम ये 20 और 30 को कंपेयर करोगे, तुम तो कहोगे भाई कंपनी अच्छी है। समझ गए? तो डिस्क्लोज ना करने की वजह से क्या हुआ? आपका डिसीजन बिगड़ रहा है। अगर डिस्क्लोज किया होता तो आप सही डिसीजन पढ़ते, लेकिन डिस्क्लोज नहीं हुआ, इस वजह से आपका डिसीजन बिगड़ गया। यही कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर का, कि आप अपने फाइनेंशियल्स में वो हर चीज डिस्क्लोज करोगे नोट्स और अकाउंट्स के अंदर, जिससे सामने वाले का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी हो। अगर उससे किसी सामने वाले का डिसीजन हिल सकता है तो आप उसको डिस्क्लोज जरूर करोगे, फुल डिस्क्लोजर। छोटे मोटे चीज होती तो चल जाती, ये अगर 10,000 की जगह 2 रुपए का होता, आपको फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? क्यों? मटेरियल नहीं, तो डिस्क्लोज नहीं होता चलेगा। लेकिन अगर वो मटेरियल अमाउंट इतना है कि उससे सामने वाला जब पढ़ेगा उसके माइंड में इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा, और डिस्क्लोज नहीं होगा तो उसका इफेक्ट अलग जाएगा, तो आपको वो डिस्क्लोज करके देना है। यही कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर का। जपिन क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो full disclosure principle is the accounting principle that require an entity to disclose all necessary information in the financial statement and other related significant। जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आपको फाइनेंशियल्स के अंदर डिस्क्लोज करनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा
कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, वो सिंपल सा है कि आपने जो इस साल में रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाए हैं वही आप अगले साल में भी अपनाओ। डेप्रिसिएशन के मेथड के बारे में सुना होगा किसी ने? जो भी हमने डेप्रिसिएशन लगाया था ना, डेप्रिसिएशन लगाया था हमने, कैसे लगाया था कि 10,000 की एसेट्स है, 5 साल की लाइफ है, तो 2,000 रुपये का पर ईयर का डेप्रिसिएशन निकालता हूँ, निकाला था। ये जो हमने कैलकुलेशन करी है, ये जो कैलकुलेशन करी है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। SLM क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड एसेट्स माइनस डिवाइड बाय लाइफ इक्वल टू अमाउंट स्ट्रेट, कि हर साल में 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा लूंगा। ऐसे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कई सारे मेथड है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लगाएंगे। ये मैंने एक एग्जांपल लिया था, जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो मेथड भी पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन कैलकुलेशन करने का ना मेथड है, जैसे SLM है, ऐसे एक मेथड है WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है। ऐसे ही कुछ मेथड है जो कोयले की कंपनीज, कोयले की खान वगैरह होती है और ये सब होती है, वो अलग मेथड लगाती है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अलग मेथड लगाती है। ठीक है। तो कई सारे मेथड डिफाइन है, मेनली हमारे जो SLM और WDV चलते हैं। 90% 95% कंपनी में ये WDV और SLM चलता है। कुछ एक्सेप्शनल केस में जो दूसरे मेथड भी चलते हैं। ठीक है। तो ये क्या डेप्थ लगाने के मेथड है कि कैसे किसी एसेट के ऊपर डेप्थ लगाया जाए। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो चीज आपने एक बार अप्लाई कर दी ना इस साल में, अगले साल में भी सेम रखोगे आप। ऐसा नहीं कि पहले साल तो आपने SLM लगा दिया, अगले साल में आप कह रहे हो भाई SLM नहीं लगा रहा, मैं WDV लगा रहा हूं। उसके अगले साल में कह रहे हो नहीं WDV नहीं, वापस SLM पे चल। ऐसा नहीं चलेगा। पहले साल जो लगाया वो फ्यूचर में लगाते रहो, सेम लगाओगे, सेम मेथड लगाओगे जो आपने पहले साल में अडॉप्ट कर लिया। हाँ, एक्सेप्शन केस में हो सकता है कि अब आपको लगता है कि वो रेलिवेंट नहीं है वो मेथड, या चेंज करना चाहिए, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी लगा लो, चेंज कर सकते हो। लेकिन फिर वही आएगा कि अगर चेंज करोगे तो उसका डिस्क्लोज करोगे, क्योंकि डिस्क्लोज करने से होगा ना, क्योंकि पहले साल अगर आपने SM लगाया 2,000 का डेप्शन लगाया, अगले साल WDV लगा रहे तो हो सकता है उसमें 1,500 का डेप्शन आ रहा हो। लेकिन SLM लगाते तो हो सकता है उसमें वो 2,000 का ही बनता, तो 500 का गैप आ गया। तो इन्फ्लुएंस तो हो सकता है डिसीजन। तो इस वजह से आप, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जो मेथड एक बार लगा रहे हो वही सेम हमेशा लगाओगे। अगर आपको चेंज करना है चेंज कर लो, लेकिन उसको डिस्क्लोज करो। क्लियर है? कंसिस्टेंसी का मतलब सेम लगाओगे, कंसिस्टेंट रखोगे। अगर कहीं फ्यूचर में लगा आपको कि भाई चेंज करने की जरूरत है किसी भी रीजन से XYZ, तो उसको चेंज करने के बाद में डिस्क्लोज भी करोगे, भाई क्यों हमने किया है, कैसे किया है, कब किया है। क्लियर है? ताकि सामने वाला जब फाइनेंशियल पढ़े तो उसको समझ आ रहा है कि पहले ऐसे था अब ऐसे है, अब वो अपने आप डिसीजन ले ले। चलिए, कंजर्वेटिव भी बाद में करते हैं। अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, फिर हम क्लास क्लोज करते हैं। जो ये बीच बीच में छोड़ा है ना वो एक ही बार करेंगे, क्योंकि वो थोड़े से डिटेल वाले हैं, ड्यूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है सारे के सारे। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि आप मेटेरियल आइटम पे ज्यादा फोकस करोगे रादर देन नॉन मेटेरियल आइटम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक 50,000 का या 30,000 का प्रिंटर या लैपटॉप खरीदा। ठीक है। मैंने खरीदा, मेरी कंपनी ने, जो छोटी सी कंपनी है। अब 30,000 के ऊपर मैंने डेप्रिसिएट नहीं लगाया, जो पहले वाला एग्जांपल था ना, वो पूरा पूरा एक ही साल में डेप्रिसिएट कर दिया, जिसके जब प्रॉफिट पे फर्क पड़ रहा था, पड़ रहा था ना। चलो वही 10,000 वाला एग्जांपल लेते हैं, वही वाला लेते हैं, वही लेते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉफिट में फर्क दिख रहा है 10,000 रुपये की वजह से, कि पहले साल ही आपने 10,000 रुपये का लैपटॉप यहाँ पे डाल दिया। इस एग्जाम्पल में 10,000 यहाँ पे डाल दिया था, यहाँ पे नहीं डाला, क्योंकि ये मेरी कंपनी थी, छोटी कंपनी है। और मेरी कंपनी की फाइनेंशियल देख के आपको 20 और 30 का प्रॉफिट का फर्क दिख रहा है। अमाउंट 10,000 रुपये का लैपटॉप। यही चीज अगर रिलायंस जैसी कंपनी जो करोड़ों खरबों में खेल रही है, उसने अगर 10,000 रुपये यहाँ पे दिखाए होते, तो क्या उसके इन्वेस्टर को फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये मेरे जो फाइनेंशियल है जिसमें 1 1.5 लाख की 2 लाख की सेल है, उसमें 10,000 रुपये यहाँ दिखाए तो फर्क पड़ रहा है आपको। लेकिन ये अगर रिलायंस ने 10,000 रुपये यहाँ दिखा दिए होते, क्या उसको फर्क पड़ता 10,000 रुपये से? नहीं पड़ता। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मेटेरियलिटी। मेरे लिए अमाउंट मटेरियल है, मेरी कंपनी के लिए मटेरियल है, तो मुझे तो सही डिस्क्लोज करना पड़ेगा, 2-2 हजार रुपये दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को नोट्स अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा।
लेकिन रिलायंस ने अगर 10,000 रुपये यहाँ पे डाल दिए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 10,000 रुपये की वजह से कोई इन्वेस्टर ऐसा नहीं होगा उसका जो इस 10,000 रुपये की वजह से बोले भाई मेरे को तो लॉस हो गया, मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन इस वाली बैलेंस शीट को देख के वो कहेगा हाँ गलत डिसीजन ले लिया, लेकिन रिलायंस की बैलेंस शीट देख के वो नहीं कहेगा कि मैं गलत डिसीजन लिया। तो इसलिए उसके लिए वो मटेरियल नहीं है, वो अगर यहाँ पे डाल भी देगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे लिए मटेरियल तो मेरे को यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। समझ गए? तो मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जो अमाउंट आपके लिए मटेरियल है वो 100% ठीक होने चाहिए। जो मटेरियल नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। यही अगर 10,000 की जगह से मान लेते हैं मैंने 50 रुपये का स्टेपलर परचेज किया होता, स्टेपलर भी तो मैं 5 साल के लिए यूज करूंगा ना, 1 साल में तो खराब हो नहीं जाएगा, 3 से 2-3 साल तो निकाल देता है स्टेपलर, राइट? अब वो 50 रुपये के स्टेपलर को अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा कि भाई 5 रुपये का इस साल यूज होगा, 5 रुपये का इस साल क्या फर्क पड़ेगा आपको? वो मैं 50 रुपये को इस साल में डाल भी दूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उसको हम वहीं पर डाल देते हैं। बोलते उसकी लाइफ मेरी 1-2 साल है, 3 साल है, लेकिन मैं उसको सारा सारा 50 रुपये को उसी साल में एक्सपेंस कर दूंगा, उसको फ्यूचर में लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। कि हमारा जो फोकस होना चाहिए मेटेरियल कॉन्सेप्ट पे होनी चाहिए, ना कि छोटे मोटे इन चीजों के ऊपर। क्लियर है? चलिए क्लोज करें आज की क्लास। चलिए नेक्स्ट क्लास आपकी कब है? 16-17 को है ना? 17 को है ना? 17 वाली क्लास और प्रोबेबली 20 वाली क्लास, ये 2 क्लास ये नितेश लेंगे आपकी। ठीक है? मैं एक्चुअली बाहर जा रहा हूँ ऑडिट के लिए मध्य प्रदेश की साइड में, तो मैं 21 तारीख को वापस आऊंगा। तो ये 2 क्लास आपकी नितेश ले लेंगे, जिसमें आपके ये जो बाकी 2-3 कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो क्लियर करवा देंगे। और फिर भी कोई डाउट आएगा तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब जो मैं 22 तारीख को लूंगा उसमें सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। ठीक है? और ये रिकॉर्ड होता है हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी, तो उसी ऐप के अंदर डाल देता हूँ। पिछली बार लास्ट क्लास डली हुई है उसमें, अगर आप उसके अंदर दिखाओ ना रिकॉर्डिंग के अंदर लास्ट क्लास है। जबलिन ठीक है, क्लोज करें। नेक्स्ट क्लास आपकी सी नितेश लेंगे। ओके सर। ये जो बाकी कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो करा देंगे, और फिर कोई डाउट आएगा तो हम उसको बैठ के क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट ओके सर, थैंक यू। हाँ चलिए ठीक है।